हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। तो टोटल 5 यूनिट हैं। इस 5 यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित सामुच्य। पहला क्वेश्चन इसका बनता है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रकारों को बताइए कि एक अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी अंतिम वस्तु, फिर आती है मध्यवर्ती, फिर आती है आपकी उपभोग वस्तु, फिर आती है आपकी पूंजीगत वस्तु। तो टोटल 4 प्रकार की एक अर्थव्यवस्था में वस्तुएं होती हैं। ठीक है। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो पूरी तरह तैयार होकर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, यानी पूरी तरह से बन के तैयार है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनको दोबारा उत्पादन में उपयोग नहीं होता, यानी इनमें दोबारा कोई चीज नहीं जोड़ी जाती, ना ही बनाई जाती है, और ना ही इनको आगे दोबारा से बेचा जाता है। ठीक है। अंतिम वस्तुओं के प्रकार, तो अंतिम वस्तुओं के भी 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी उपभोग वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं। ठीक है। तो अंतिम वस्तुएं एक उपभोक्ता के तौर पर आप क्या करते हैं भाई, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं। जैसे दूध हो गया, साबुन हो गया, कपड़े हो गए, मोबाइल फोन हो गया। तो ये सारी क्या है, आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, और अंतिम तौर पर इन वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो होती है वो निवेश वस्तुएं होती हैं। ठीक है। ये भी अंतिम वस्तुएं होती हैं। ये एक बार बनकर तैयार हो जाती हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं अंतिम तौर पर। इनमें कोई नई चीज नहीं जोड़ी जाती। ठीक है। और ये इन्हें कौन खरीदता है? इन्हें कंपनियां और व्यवसाय उत्पादन करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है। तो इनके द्वारा नई चीजें बनाई जाती है। ये भी पूरी तरह से तैयार वस्तुएं होती हैं। हाँ, इनका यूज करके आप नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मशीनें हो गई, ठीक है, फैक्ट्रियों के उपकरण हो गए, ट्रक हो गया, ऑफिस के कंप्यूटर हो गए। तो आप क्या करते हैं भाई, निवेश के लिए खरीदते हैं इनको, यानी इनको खरीदने के बाद इनसे प्रोडक्शन करते हैं। इनमें कोई नई चीज नहीं जुड़ती, बल्कि इनसे चीजों को बनाया जाता है। ठीक है। तो इन्हें भी क्या कहते हैं भाई, निवेश वस्तुएं कहते हैं, और ये भी अंतिम वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती हैं जो किसी अंतिम वस्तु को बनाने में उपयोग होती हैं। ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु को जो बनाना होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट, उसके उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती, तो इनका इस्तेमाल जो है उपभोक्ता नहीं करते, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में काम आती है। बल्कि जो उत्पादन करते हैं वो लोग इनको खरीदते हैं। जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, लोहे की चादर हो गई, कपास, लकड़ी। तो ये सारी क्या होती है, आपकी मध्यवर्ती वस्तु होती है, क्योंकि इनसे सामान बनता है। जैसे गेहूं से मान लीजिए आप आटा बनता है, ठीक है ना, लोहे की चादर से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, कपास से कपड़े बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो ये मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है ना। उत्पादन क्षेत्र इनको लेके जाता है और उनसे सामान बनाता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई, मध्यवर्ती वस्तु। उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड जिसे कहा जाता है। ये वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता सीधे उपभोग करता है, यानी उपभोक्ता लेकर आएगा और उपभोक्ता ही इसका इस्तेमाल करेगा। इसका उपयोग आगे उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, तो इनसे कोई नई चीज नहीं बनाई जाती। जैसे भोजन हो गया, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए। तो कोई भी एक उपभोक्ता लाता है तो वो अपने उपभोग के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन में लंबे समय तक उपयोग की जाती हैं। ठीक है। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या हैं? टिकाऊ वस्तुएं हैं जो उत्पादन, यानी उत्पादन के लिए लंबे समय तक इनका उपयोग किया जाता है। ये सीधे उपभोक्ताओं के लिए नहीं होती, बल्कि अन्य वस्तुएं बनाने के लिए। तो इनको एक उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सामान बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मशीनें हो गई, फैक्ट्री हो गई, ठीक है ना, फैक्ट्री के उपकरण हो गए, कृषि के उपकरण हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, पूंजीगत वस्तुएं हैं। इनसे सामान बनाया जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट कमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आय का चक्रीय प्रभाव। 2 क्षेत्रीय मॉडल से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाई आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय एक चक्र की तरह लगातार घूमते हैं। एक क्षेत्र में किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र के लिए आय बन जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो देखिए, कोई भी एक अर्थव्यवस्था है, उसमें सामान तो बनेगा बनेगा, ठीक है, उत्पादन तो होगा ही होगा। और जब उत्पादन होगा और उसे बेचा जाएगा तो उससे क्या होगी भाई, आय भी होगी। और जब किसी के व्यक्ति के पास आय आती है तो उस आय के लिए कोई ना कोई सामान तो वो खरीदता है भाई उस आय से। तो वो क्या करता है, व्यय करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था के अंदर अगर आप देखेंगे, किसी क्षेत्र में किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र के लिए आय बन जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति है भाई, उसके पास पैसा है, ठीक है, और उसने बी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा, तो इसके पास जो पैसा था वो पैसा इसके पास गया, तो इस व्यक्ति की क्या बन गई, आय बन गई। ऐसे ही बी व्यक्ति जो है, इसकी जो आय आई, वो सी व्यक्ति से कोई चीज खरीदेगा तो वो सी व्यक्ति के लिए क्या होगी,
उसकी आय बन जाएगी। तो एक अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे ये चीज जो है निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो इसे हम दो क्षेत्रीय मॉडल के द्वारा देखते हैं। तो परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र से इस मॉडल को समझते हैं। तो देखिए, उत्पादन क्षेत्र कोई भी सामान बनाएगा तो उसके लिए निर्भर किसको किसके ऊपर रहना पड़ता है? परिवार क्षेत्र के ऊपर। कैसे? देखिए, उत्पादन क्षेत्र कोई भी सामान बनाएगा तो उसके लिए उसको भूमि की जरूरत होगी, श्रम की जरूरत होगी, पूंजी की जरूरत होगी और उद्यमी की जरूरत होगी। और ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? इन्हें हम कारक सेवाएं कहते हैं। तो ये कारक सेवाएं कहाँ से आती हैं? आपकी परिवार क्षेत्र से ही आती हैं। इन्हीं चीजों से तो एक उत्पादन क्षेत्र कोई सामान बनाएगा। ठीक है, तो भाई जब परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को कोई चीज देगा तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए होगी। तो उसे क्या मिलेगा? तो उसे भूमि के बदले किराया मिलेगा, श्रम के बदले मजदूरी मिलेगी, पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा, उद्यम के बदले लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी उसने कारक सेवाएं दी तो उसके बदले परिवार क्षेत्र को क्या मिला? कारक सेवाओं के लिए भुगतान। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या होगा? अब देखिए, उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा? कोई ना कोई सामान बनाएगा, उसने इतनी सारी चीजें ली हैं तो कोई ना कोई चीज तो बनाएगा, तभी तो ली है। तो अब उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया भाई? उत्पादन क्षेत्र हमेशा वस्तु और सेवाएं बनाते हैं। तो आप जो भी मार्केट में चीजें खरीदते हैं वस्तु के रूप में या सेवा के रूप में, वो उत्पादन क्षेत्र ही बनाता है। ठीक है, और आप एक परिवार क्षेत्र हैं तो उत्पादन क्षेत्र आपको जब ये चीजें देगा तो उसके बदले आपसे कुछ लेगा। क्या लेगा? वो उपभोग व्यय लेगा। यानी आपने जिस वस्तु और सेवा का इस्तेमाल किया उसके बदले आपको उत्पादन क्षेत्र को क्या देना पड़ेगा? उपभोग के बदले व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में ये चीजें निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, यानी उत्पादन क्षेत्र किस पे निर्भर है? परिवार क्षेत्र पर। और परिवार क्षेत्र किस पे निर्भर है? उत्पादन क्षेत्र पे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इसमें दो चीजें होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको एक वास्तविक प्रवाह दिखाई देगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रवाह में आप क्या देखेंगे? यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कारक सेवाएं और आपको देखने को मिलेगा वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, ये चीज जो है आप देख रहे हैं इसमें कारक सेवाएं और वस्तु और सेवाएं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। यानी एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जब आपको संसाधन और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह दिखाई देगा तो आप कहेंगे वहां पर क्या है? वास्तविक प्रवाह है। ठीक है, वहीं दूसरी चीज मौद्रिक प्रवाह आती है। यानी जहां पर आप क्या देखेंगे? भुगतान के रूप में धन का प्रवाह आपको दिखाई देगा तो उसे आप क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये उपभोग व्यय है और ये देखिए ना, सेवा के लिए जो भुगतान हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है? आपका मनी के रूप में हो रहा है ना, मौद्रिक रूप में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मौद्रिक प्रवाह। यानी जब एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर भुगतान के रूप में धन का प्रवाह होता है तो उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो इसको आप ढंग से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है उपभोक्ता वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आती है टिकाऊ वस्तुएं। ये वस्तुएं लंबी अवधि तक उपयोग में लाई जाती हैं, बार बार उपयोग की जा सकती हैं। जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ये सारी टिकाऊ वस्तुएं लंबे टाइम तक चलती हैं, 7 से 8 साल तक चलती हैं, तो इसलिए इनको टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। सेकंड आती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये वस्तुओं की उम्र टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में कम होती है लेकिन अल्पकालिक वस्तुओं से अधिक होती है। तो इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा होता है लेकिन टिकाऊ से कम होता है। मान लीजिए 1 या 2 साल तक चलती हैं, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, बर्तन हो गए, तो इन्हें हम अटिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है अल्पकालिक वस्तुएं। ये वस्तुएं बार बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, तो बहुत कम समय तक चलती हैं। जैसे भोजन हो गया, पेय पदार्थ हो गया, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, समाचार पत्र हो गए, तो ये इनका एक बार उपयोग किया जाता है या बहुत कम समय के लिए चलते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अल्पकालिक वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेवाएं। ये अमूर्त होती हैं, यानी इन्हें छुआ नहीं जा सकता लेकिन मूल्य प्रदान करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको वस्तुओं में रखा गया क्योंकि भाई इनका भी मूल्य होता है। संग्रहित नहीं किया जा सकता और उपयोग के दौरान प्रदान होते हैं। जब इनका उपयोग करते हैं तभी इनका यूज होता है। जैसे बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, तो ये सारी क्या है? हमारी सेवाएं हैं। ठीक है, इनकी भी क्या होती है? भाई प्राइस वैल्यू होती है, ये भी कुछ मूल्य प्रदान करते हैं, इसलिए इनको भी वस्तुओं में रखा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं उपभोक्ता वस्तुओं को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। तो भाई जीडीपी जो होता है वो बताता है कि कोई देश किस तरह से अपनी आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन इसके उपयोग की भी सीमाएं हैं। तो हमेशा ये नहीं कहा जा सकता भाई कि एक देश जो है उसकी जीडीपी के कारण ही हम कह सकते हैं कि वो तरक्की कर रहा है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे आय वितरण को नहीं दर्शाता, जीडीपी कुल उत्पादन बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि आय अमीर और गरीब में कैसी बटी हुई है। तो जीडीपी ये तो बता देगा भाई हमारा जीडीपी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, देश अच्छा विकास कर रहा है। ठीक है ना, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है किसी देश के अंदर वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन ये नहीं बताती भाई जीडीपी कि अमीरों को कितना फायदा हो रहा है इससे और गरीबों को कितना फायदा हो रहा है। तो ये इसकी सीमा है। कल्याण का सही माप नहीं है। जीडीपी बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि लोगों का जीवन स्तर
या खुशहाली भी बढ़ी है। यानी किसी देश का अगर आप कह रहे हैं भाई जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि उस देश के अंदर जो है लोग का जीवन स्तर बहुत अच्छा है और लोग खुश हैं। हो सकता है भाई उस क्षेत्र के अंदर, उस देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा हो। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह शामिल नहीं करता है, तो घरेलू काम हो गया, स्वउपभोग हो गया, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां जीडीपी में सही रूप से नहीं जोड़ी जाती। यानी एक व्यक्ति जो है वो घर में काम कर रहा है या कोई अपनी वस्तु का कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उन सब गतिविधियों को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, तो ये इसकी एक कमी है। पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करता है। प्रदूषण, संसाधनों की क्षति और पर्यावरण नुकसान जीडीपी में घटाकर नहीं दिखाई जाती। जीडीपी तो ये दिखाती है भाई हम हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है, हम उत्पादन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताता भाई कि उत्पादन तो कर रहे हो लेकिन उससे कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। ये चीज जीडीपी नहीं बता पाती, ठीक है। गुणवत्ता में सुधार को नहीं मापता। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार जीडीपी में जो सही ढंग से नहीं दिखाता है कि भाई वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, क्या चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है ना, क्या और सुधार किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे जो है आप जीडीपी में नहीं काउंट कर सकते। सामाजिक और नैतिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक संतोष जैसे पहलुओं को भी आप देखेंगे जीडीपी में नहीं मापा जाता, ठीक है, तो ये भी इसकी सीमा है। तो इसलिए जीडीपी एक महत्वपूर्ण संकेत होने के बावजूद किसी देश की वास्तविक प्रगति और कल्याण का पूर्ण माप नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। तो यह जीडीपी डिफ्लेटर एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में हुए बदलाव को जो है मापता है, ठीक है। तो जीडीपी क्या करता है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में कितना जो है औसत परिवर्तन आया है, किन कारणों से आया है, उसको बताता है। जैसे मुद्रास्फीति का प्रभाव को हटाता है कि मान लीजिए भाई जो वस्तु है और जो सेवा है जिसमें जो बदलाव आ रहा है, कहीं वो प्राइस के बढ़ने की वजह से तो बदलाव नहीं आ रहा है, इस चीज को मापने का काम करता है। यानी अगर उसमें मान लीजिए महंगाई है, महंगाई कोई इफेक्ट कर रही है तो उसको बताता है। यह नाम मात्र जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदलता है। मान लीजिए अगर नाम मात्र की जीडीपी ज्यादा जीडीपी दिखा रही है तो उसको वो कन्वर्ट करके वास्तविक जीडीपी में कन्वर्ट करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि सिर्फ कीमतों के बढ़ने से हुई है या उत्पादन में भी असली बढ़ोतरी हुई है। तो इससे हमें यह समझ में आ जाता है भाई जो जीडीपी आपकी बढ़ रही है वो ऐसा तो नहीं है कहीं आपने प्राइस बढ़ा दिया और प्राइस बढ़ाने की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, या फिर वाकई में ही आपने उत्पादन को बढ़ाया हुआ है जिससे आपकी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसे नापा जाता है भाई जीडीपी डिफ्लेटर को नाम मात्र जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी इंटू 100, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 2024 में किसी किसी वस्तु का प्राइस और क्वांटिटी और जीडीपी देख लेते हैं हम। प्राइस मान लीजिए 10 था, क्वांटिटी 10 बनती थी, तो जीडीपी आप कह सकते हैं भाई कितनी हो गई, 1000। वहीं जब हम 2025 में देखते हैं तो आप कहेंगे कि भाई जो प्राइस था वो 20 रुपये हो गया है, ठीक है, क्वांटिटी अभी भी 10 है, तो आप कह देंगे भाई आपका जो जीडीपी है, ठीक है, सॉरी 100 है, तो आपका जीडीपी जो है वो कितना हो गया भाई, 200 हो गया है, ठीक है, यानी 200 करोड़। तो हमने कहा भाई 2024 में प्राइस 10 था, क्वांटिटी 10 थी और जीडीपी हमारा कितना हो गया था, 100 करोड़ हो गया था। वहीं जब 2025 की बात करते हैं प्राइस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है, क्वांटिटी उतनी बढ़ रही है, लेकिन आप जीडीपी देख रहे हैं कितनी हो गई है, 200 हो गई है, तो आप कह देंगे भाई जीडीपी बढ़ गई है। क्या वाकई में जीडीपी बढ़ी है? नहीं, यहाँ हमारी जीडीपी नहीं बढ़ी है, बल्कि आप यहाँ देखेंगे कि जो प्राइस था वो बढ़ गया, यानी महंगाई के बढ़ने से आप देख रहे हैं कि आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि जो आपने ये जो नाम मात्र की जीडीपी निकाली ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, वास्तविक जीडीपी दिखाई दे। तो वास्तविक जीडीपी आप कैसे दिखाएंगे भाई, 2025 में भी जो आप बेस प्राइस था, ठीक है, उसी को काउंट करेंगे, यानी 10 इंटू क्वांटिटी 10 इंटू 100, यानी आप कहेंगे भाई कि वास्तविक जीडीपी जो है वो 100 है। यानी जो आपने ये दिखाई है ना, जो नाम मात्र की जीडीपी दिखाई है करंट प्राइस से दिखा दी है, ये गलत है, ये कभी भी जीडीपी को सही से नहीं मापने का तरीका है, तो ये गलती होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको निकालने का तरीका ये भाई, तो नाम मात्र की जीडीपी आपने कह दिया भाई कितनी थी आपकी, 200 करोड़ थी, लेकिन वास्तव में आपकी कितनी थी भाई, 100 करोड़ थी। तो आपने क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि भाई 200 करोड़ तो है, लेकिन ये जो 100 करोड़ है, यानी जो पहले आपकी कितनी थी, 100 करोड़ थी, आपने प्राइस के बढ़ाने से 200 करोड़ कर दिया था। यानी आपने क्या किया भाई कि जो 100 करोड़ दिखाया है वो गलत दिखाया है, वो प्राइस के बढ़ने की वजह से आपका जो है देख रहे हैं कि भाई जीडीपी में 100 करोड़ का इजाफा है, यानी जो 200 करोड़ हुई है आपकी, ठीक है, वो प्राइस के बढ़ने की वजह से हुई है, ना कि प्रोडक्शन के। यानी जब उत्पादन बढ़ता है तो वो जीडीपी को सही दिखाता है, प्राइस बढ़ता है वो जीडीपी को कभी सही नहीं दिखाता। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है भाई, उसी कमी को दिखाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी गणना क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो देखिए दोहरी गणना तब होती है जब एक ही उत्पाद के मूल्य को कई बार गिना जाता है, जिससे आर्थिक मापदंड जैसे जीडीपी बढ़ जाते हैं। इसे रोकने के केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। तो कई बार क्या होता है भाई कि जो भी उत्पादन हुआ है उसको दो बार गिन लिया जाता है, और उससे क्या होता है दोहरी गणना हो जाती है। तो इससे आप जीडीपी का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा वस्तुओं का जो अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारे जो लोग हैं वो अर्थव्यवस्था में भागीदारी दे रहे हैं। अब एक व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई जाइए आप इनकी जीडीपी निकाल के आइए। ठीक है, तो वो व्यक्ति जब जीडीपी निकालने जाएगा तो क्या करेगा, इन सबकी आय को काउंट करेगा। तो आएगा किसान से पूछेगा भाई आपकी आय कितनी है, वो कहेगा 20 है। ठीक है, उसके बाद आटा मिल वाले के पास जाएगा, कहेगा आपकी कितनी है, तो वो कह देगा भाई 40 है। ठीक है, इनकम। और बेकरी वाला कहेगा आपने कितना खर्चा किया, वो कहेगा 80। रिटेलर कितना, तो इस तरह से कहेगा भाई देखो ये सब इनकी आय थी, ये सब इन्होंने इतना खर्चा किया है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं और हमारी क्या बन जाएगी, ये जीडीपी बन जाएगी। तो उसने काउंट किया और कह दिया भाई आपकी जीडीपी कितनी हो गई, 240 करोड़ हो गई। ठीक है, तो आपने 240 करोड़ कह दिया। तो क्या ये वाकई में जीडीपी थी, नहीं थी। क्यों, क्योंकि देखिए एक गांव के अंदर किसान, आटा मिल, बेकरी और रिटेलर वाले ये जो हैं एक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। अब इसमें देखिए जो गेहूं था, ठीक है, तो गेहूं कितने का था भाई, 20 रुपए का था। ठीक है, अब वो गेहूं जब आटा बनने के लिए आटा मिल वाले के पास गया है, तो पहले से आप देखेंगे इसमें 20 रुपए तो पहले से ही एडिट थे ना। उस व्यक्ति की आय कितनी हुई, तो उसने क्या किया है, 20 रुपए अपने लगाए। ठीक है ना, यानी 20 रुपए उसने अपने लगाए ना, तभी तो जाके वो उसकी कीमत 40 रुपए हुई। यानी 20 रुपए तो भाई आटा ही खरीदा था, सॉरी उसने गेहूं ही खरीदा था। अब 40 रुपए जब वो आटा बना है तो उसमें उसने अपनी मेहनत लगाई है ना, मेहनत लगा के उसमें जो मेहनत लगाई है वो कितने रुपए की लगाई है, 20 रुपए की लगाई है। तभी तो 20 इसका और 20 इस व्यक्ति की मेहनत, तब जाके इसकी कीमत 40 रुपए हुई है। तो इसने क्या किया भाई, इसने जो आटे मिल वाले ने 20 रुपए इसके भी इसमें जोड़े थे, और जो दूसरा बंदा आया था काउंटिंग करने के लिए उसने तो डायरेक्ट 40 ले लिया ना। तो 40 ले लिया मतलब दोहरी गणना, यानी 20 इसका भी ले लिया और इसका 20 पहले इसने यहाँ काउंट कर लिया था, लेकिन दोबारा जब उसने आटे वाले मिल वाले से पूछा तो उसको 20 रुपए को उसने यहाँ पे भी काउंट कर लिया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो इसलिए जब भी जीडीपी काउंट की जाती है तो हमेशा ये याद रखा जाता है कि भाई जो अगला स्टेज है, यानी मान लीजिए अगले स्टेज में आटे मिल वाला है, तो इसने किसान के भाई 20 रुपए माइनस किए हैं कि नहीं, इसको भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे तो आपको आगे क्या देखने को मिलेगा भाई, इसने कहा 80 का, तो 80 तो देखिए इसका है, ठीक है, लेकिन 40 रुपए तो भाई पहले इसके ये थे ना, वो भी तो यहाँ पे ऐड थे। तो इस 80 में से उसने कितना बढ़ाया, उसने 40 रुपए बढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसने संवर्धन कितना किया, 40 का। ठीक है, ऐसे जब ये रिटेलर के पास गया तो रिटेलर ने क्या किया भाई, 80 रुपए तो पहले का था, उसने अपने 20 रुपए इसमें इंक्लूड किए हैं ना, तो उसकी आय कितनी थी, 20 रुपए थी, तब जाके ये 100 हुआ है। तो इसने कितना 20 रुपए बढ़ाया था, इसने कितना, देखिए इसी तरह आप देखेंगे आटे मिल वाले ने 20 रुपए की मूल्य समृद्धि करी थी, फिर उसके बाद आप देखेंगे बेकरी वाले ने 40, और उसके बाद देखेंगे रिटेलर ने कितना किया, 20 रुपए किया। तो इनकी जो इनकम थी 20 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए थी। ठीक है, लेकिन वहीं वो जो बंदा आया था गिनने के लिए, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था, उसने दोहरी गणना करके इसको 40, 80 और 100 कर दिया। तो इसीलिए जब भी राष्ट्रीय आय या जीडीपी का काउंट किया जाता है तो हमेशा क्या किया जाता है, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू को गिना जाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रोडक्ट क्या है भाई, अंतिम प्रोडक्ट रिटेलर का, उसने 100 रुपए में बेचा है, तो अंतिम वस्तु का जो मूल्य है उसको गिना जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये क्या करो कि भाई जो उनकी रियल इनकम थी, जो उन्होंने मूल्य संवर्धन किया था, ठीक है, जो मूल्य संवर्धन था उस मूल्य संवर्धन को जोड़ो। तो देखिए 20 रुपए किसान के थे, ठीक है, मूल्य संवर्धन जो आटे मिल ने किया 20 किया, ठीक है, और बेकरी वाले ने कितना किया, 40 किया, और रिटेलर ने कितना किया, 20 किया। तो इनके मूल्य संवर्धन को आप जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 100 ही होगा ना, ये 100 हुआ, और अंतिम वस्तु का जो प्राइस था वो भी 100 था। तो इसलिए दोहरी गणना से बचने के लिए हमेशा क्या करना होता है, या तो मूल्य संवर्धन को जोड़ना होता है, या फिर जो अंतिम वस्तु का मूल्य है उसको जोड़ना होता है। तो इससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। तो देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वह चर है जिसे किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। प्रवाह वह चर है जिसे एक निश्चित अवधि में मापा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे स्टॉक का कोई समय आयाम नहीं होता, प्रवाह का एक समय आयाम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आप एक फोटो खींचते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पे खींची जाती है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया आपका स्टॉक, यानी जो फोटो आपने खींची वो स्टॉक हो गया। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हैं, जो वीडियोग्राफी करते हैं 1 मिनट की, ठीक है, या 2 मिनट की, तो देखते हैं ना जीरो से शुरू होके 60 सेकंड तक गया, तो ये क्या पूरा एक पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो इसलिए आप देखेंगे प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, एक अवधि में मापा जाता है, और ये जो होता है एक निश्चित समय में मापा जाता है। ठीक है,
स्टॉक स्थिर प्रकृति होती है, तो स्टॉक हमेशा क्या होता है भाई, एक जगह स्थिर वाला होता है। प्रवाह जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी गतिशील होता है, ये वो नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है। स्टॉक फ्लो को प्रभावित करता है, जैसे कि अधिक पूंजी होने से सेवाओं का प्रवाह अधिक होता है, ठीक है। तो स्टॉक क्या करता है भाई, फ्लो को प्रभावित करता है, यानी जितना स्टॉक होगा मार्केट में उतना ज्यादा क्या होगा, लोग सामान को खरीदेंगे और फ्लो होगा। तो वही कह रहा है भाई, स्टॉक फ्लो को प्रभावित करता है, जैसे कि अधिक पूंजी अगर आपके पास है तो सेवाओं का प्रवाह अधिक होता है, ज्यादा पैसा तो आप ज्यादा चीजों को लेंगे, ठीक है। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाता है, प्रवाह की कुल मात्रा में वृद्धि करता है। और प्रवाह क्या होता है भाई, प्रवाह निरंतर चलता रहता है ना, चीजें जो हमेशा मार्केट में बिकती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो प्रवाह क्या होता है, वो स्टॉक को प्रभावित करता है। तो स्टॉक में से ही तो प्रवाह बनता है, तो जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ज्यादा आप प्रवाह ज्यादा करेंगे, सामान को उतना ज्यादा मार्केट में लेकर आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, स्टॉक क्या होता है, जो बैंक में आपके जमा है वो स्टॉक है। पूंजी जो आपकी है, ठीक है, जो संपत्ति आपकी है वो स्टॉक है। किसी देश की एक जनसंख्या है जो, वो उसका स्टॉक होता है, ठीक है। और प्रवाह क्या होता है भाई, पूंजी निर्माण, यानी जो भी आप पैसा बनाते हैं दिन प्रतिदिन, वो प्रवाह कहलाता है। आय जो आपकी इनकम होती है, ठीक है ना, एक महीने की जो इनकम होती है वो क्या होती है, आपकी प्रवाह होती है। पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो भी प्रवाह होता है, ठीक है। और साथ ही जो मूल्य ह्रास, यानी कोई भी अगर एक वस्तु ली है उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, वो भी क्या होता है, आपका प्रवाह होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक और प्रवाह में ये अंतर है, याद कर लेना, पेपर में कई बार आता है। वास्तविक जीटी और जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी में क्या अंतर है, तो हमने देखा था भाई, जब जीडीपी को किसी स्थिर आधार वर्ष यानी बेस ईयर की कीमतों पर मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक जीडीपी। वहीं जब जीडीपी को चालू वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है तो उसे नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्थिर आधार वर्ष होता है, और ये जो होता है वो करंट, ठीक है। वास्तविक जो जीडीपी होती है वो मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करके गणना की जाती है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो मुद्रास्फीति होती है उसको हटा के तब काउंट की जाती है। वहीं जब नाम मात्र की जीडीपी की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति के प्रभाव शामिल होता है, तो इसमें शामिल किया जाता है, जिससे ये अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को सही तरीके से नहीं दिखा पाती। तो इसमें भाई इंक्लूड होता है, मुद्रास्फीति इंक्लूड होती है, क्योंकि करंट प्राइस है तो उसमें मुद्रास्फीति इंक्लूड हो जाती है। तो इसलिए ये जो आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था की वृद्धि सही तरीके से नहीं दे पाती। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि और कल्याण का सही संकेतक है। तो आपको अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझना है कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, कितना आपको फायदा हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही कल्याण का संकेत देती है कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो किस ढांचे पे चल रही है। वहीं यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को सही से नहीं दर्शाती, क्योंकि इसमें कीमतों का उतार चढ़ाव असर शामिल होता है। लेकिन ये जो है सही तस्वीर नहीं दिखा सकती जीडीपी की, क्योंकि इसमें आप देखेंगे भाई प्राइस कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसलिए कभी भी एक जो स्थिर जो है आप जीडीपी नहीं काउंट कर सकते, एक सही अंदाजा नहीं लगा सकते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, कि वो सही है या उसमें कुछ कमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। तो देखिए, कारक आय द्विपक्षीय यानी दो तरफा होती है, यानी इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा तब आपको ये आय प्राप्त होती है। वहीं हस्तांतरण भुगतान जो होती है वो एक पक्षीय होती है, यानी आपको कुछ देना नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी आपको आय प्राप्त होती है। ये उत्पादन सेवाओं या उत्पादन के कारकों, यानी आप तो या तो सेवा दें या जो भी आपके पास उत्पादन कारक है, जब उसको देते हैं उसके बाद ही आपको ये प्राप्त होती है। जैसे भूमि हो गया, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, जब ये चीज देते हैं तब उसके बदले में आपको जो है कोई चीज, जैसे आपने भूमि दी है तो आपको किराया मिलेगा, श्रम दिया है तो आपको वेतन मिलेगा, पूंजी अगर आपने दी है तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा, अगर आप उद्यमी हैं तो आपको क्या मिलेगा भाई, उसके बदले लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों का वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, ये सारी क्या आती हैं, कारक आय, यानी कुछ दोगे उसके बाद ही आपको, यानी कारक सेवाएं देनी पड़ती हैं तब जाके कारक आय मिलती है। वहीं जब हम हस्तांतरण की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार के कार्य या सेवा संबंधित नहीं होता, यानी कोई भी कार्य या सेवा नहीं देनी है आपको, बस आपको क्या मिलती है, एक तरफ से आपको ये जो है आय मिल जाती है, चाहे वो दान के रूप में मिलती है, अनुदान के रूप में मिलती है, ठीक है, पेंशन के रूप में मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है एनडीपी, फैक्टर कोस्ट, ठीक है, तो इसको हम तीन प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले मूल्य संवर्धन विधि आती है, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। सेकंड आपकी आय विधि आती है, इनकम मेथड। थर्ड आपकी आती है व्यय विधि, इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इनको करने का पूरी जो इनकम निकाली जाती है, नेशनल इनकम जो निकाली जाती है, आपकी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, इन तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है उसके अंदर वो हम देखेंगे। तो देखिए, मूल्य संवर्धन विधि या उत्पादन विधि में क्या होता है, आपको जीवीए मार्केट प्राइस से निकालना पड़ता है। जब भी आपके लिए आएगा मूल्य संवर्धन विधि से आप निकालिए राष्ट्रीय आय, तो आपको जीवीए मार्केट प्राइस, जिसे हम जीडीपी मार्केट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, ये हमें दिया होता है। इसे हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है एनडीपी फैक्टर को, तब जाके हमारी क्या निकलती है भाई, राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है,
एनडीपी, आप निकालेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी पहले आप निकालेंगे जीवीए मार्केट प्राइस किससे, मूल्य संवर्धन विधि से, फिर आप निकालेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन करेंगे तब जाके आपकी राष्ट्रीय आय आती है इस विधि के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, यानी जीवीए मार्केट प्राइस या जीडीपी मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं आप, कैसे निकलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिक्री जो होती है वो ऐड करनी पड़ती है, जिसे हम उत्पादन का मूल्य कहते हैं, जीवीओ मार्केट प्राइस। इसमें आपकी बिक्री होती है, घरों की जो बिक्री हो गई, अन्य फर्मों की बिक्री हो गई, सरकार को जो बिक्री हो गई, निर्यात, जो भी बिक्री की जाती है उनको लिया जाता है, ठीक है। प्लस में स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन व्यय भी जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। साथ में स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, इन्वेंट्री निवेश भी कहते हैं उसे, ठीक है। अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस करके निकाला जाता है। तो इनको जब हम पूरा प्लस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीवीओ मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर उसमें से हमें माइनस करना पड़ता होता है मध्यवर्ती उपभोग, तब जाके हमारा क्या आता है, जीवीओ मार्केट प्राइस। फिर हम कन्वर्ट करते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग में क्या क्या चीजें माइनस होती हैं, तो फर्मों को अपना उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल और अन्य सामग्री खरीदी थी वो, और गैर कारक उत्पादों को खरीदा जाता है, उन सब चीजों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें आपका आता है घरों से खरीदारी, सरकार से खरीदारी, फर्मों से खरीदारी, आयात। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं आप, माइनस। इन सबको मिला ले तो क्या बनता है हमारा मध्यवर्ती उपभोग। इसको आप माइनस करेंगे तो आपका जीवीओ मार्केट प्राइस आएगा, सॉरी जीवीओ मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे तो आपका जीवीओ मार्केट प्राइस आता है। उसके बाद आप कन्वर्जन करते हैं, ग्रोथ से नेट में जाएंगे और उसके बाद मार्केट से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो आपका जो है राष्ट्रीय आय निकल जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला करने का तरीका है, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे, उसमें हम देख लेंगे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं। अभी हम समझ लेते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। तो पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं किया जाता, ये चीज याद रखना। पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं उनको हम जो है कभी भी मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है आय विधि। तो ये आपको डायरेक्ट दी होती है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो डायरेक्ट निकालना होता है। कर्मचारियों का पारिश्रम हो गया, सीओ प्रचलन अधिदेश और स्वजितों की मिश्रित आय, इन तीनों चीजों को प्लस करके बनाया जाता है। तो कर्मचारियों का पर इसमें क्या क्या आता है, नगद में जो भी वेतन और मजदूरी मिलती है कर्मचारियों को नियमित रूप से नगद में दिया जाने वाला भुगतान हो गया, ठीक है। और वस्तु के रूप में वेतन और मजदूरी, जैसे कंपनी की कार, मुफ्त आवास, मुफ्त मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये शामिल होता है, ठीक है। और नियोक्तों का योगदान, जैसे भविष्य निधि, पीएफ, पेंशन फंड, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, तो ये सारी चीजें प्लस करेंगे तो आपका सीओई बनता है, ठीक है। फिर आता है प्रचलन अधिशेष। इसमें क्या क्या आता है भाई, संपत्ति से जो आय होती है, जैसे किराया हो गया, रॉयल्टी हो गई, ब्याज, इनको प्लस किया जाता है। साथ में उद्यमिता से जो आय आती है, व्यवसाय स्वामित्व से, जैसे लाभ में आप निगम कर हो गया, लाभांश हो गया और अतिरिक्त लाभ हो गया, तो इन सबको प्लस करके आप क्या बनाते हैं, प्रचलन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और स्वनियोजितों की मिश्रित आय वो डायरेक्ट दी होती है, तो इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाती है भाई, राष्ट्रीय आय आ जाती है, ठीक है। तीसरा तरीका जो है आपका वो है व्यय विधि। तो इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ता है, जीडीपी। आप पहले आप जीडीपी निकालते हैं, फिर आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल के राष्ट्रीय आय में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका होता है पीएफसीई, ठीक है ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, फिर प्लस में नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो इन सबको आप प्लस करके क्या बनाते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस बनाते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। तो पीएफसीई में क्या क्या आता है, व्यक्तिगत आय में से आपको व्यक्तिगत जो बचत होती है वो माइनस करनी पड़ती है। और जीडीसीएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ता है, ये नहीं दिया होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, स्थिर निवेश, इसके अंदर आपका आता है व्यावसायिक निवेश, जैसे मशीनरी, उपकरण आदि में जो निजी फर्मों द्वारा किया जाता निवेश है उसको जोड़ा जाता है। साथ में आवासीय निवेश, जो घर और अपार्टमेंट का निर्माण होता है उसको जोड़ा जाता है। और सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे आदि में जो भी सरकारी निवेश होता है इनको जोड़ के हम क्या बनाते हैं, जीडीसीएफ बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक आ जाता है आपका माल सूची निवेश, इसको भी याद रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देंगे। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, आपको पता है भाई, निर्यात में से आप आयात माइनस कर दें तो आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इनको टोटल कर देंगे तो आपका जीडीपी मार्केट प्राइस आएगा, कन्वर्ट कर देंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में तो आपकी राष्ट्रीय आय निकल आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में सावधानियां क्या क्या बरतनी है। तो भाई जब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो कुछ सावधानियां इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, जो मूल्यवर्धित विधि है, दोहरी गणना से बचे, यानी किसी भी एक वस्तु को दो बार ना गिने, वस्तुओं को पुनः विक्रय को सम्मिलित ना करें, यानी वस्तु को अगर दोबारा खरीदा गया है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी आप खुद भी अगर किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। आय विधि में हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी जो दान वगैरह पेंशन वगैरह मिलती है उसको शामिल नहीं करेंगे। पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो जो भी भाई पूंजीगत लाभ होता है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, चाहे वो अचल संपत्ति हो, शेयर हो, बॉन्ड हो, इनको नहीं शामिल किया जाएगा। स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं से उत्पादन आय को सम्मिलित, यानी स्व उपभोग के लिए अगर आपने अपनी आय को लगाया है तो उसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसे जोड़ा जाएगा।
उत्पादकता द्वारा प्रदान मूल सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे श्रम हो गया, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, तो इन सब चीजों को भी सम्मिलित किया जाता है आय विधि में। व्यय विधि में मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उनको सम्मिलित नहीं करते हैं। पुरानी वस्तु सेकंड हैंड की खरीद और व्यय को सम्मिलित नहीं करते हैं। हाँ, पुरानी वस्तु अगर का जो ब्रोकरेज होता है उसको आप कर सकते हैं, जैसे आपने किसी की कार बिकाई और सेवा ली उससे, तो उसको शामिल किया जा सकता है में। वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय सम्मिलित नहीं करते, तो वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती है उनको सम्मिलित, जैसे शेयर पे खरीद हो गया, बैंकों को दिया गया ऋण हो गया, सरकारी प्रतिभूतियों में जो निवेश हो गया, तो इनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, और हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते, तो हस्तांतरण जो भुगतान होता है, ठीक है, उसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग। सबसे पहले मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो देखिए, विनिमय का माध्यम होता है, यानी मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय और विक्रय में आसानी होती है, यानी मुद्रा से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं आसानी से। मूल्य का माप साधन होता है, तो मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापा जाता है कि भाई कौन से वस्तु और सेवा का क्या मूल्य है, यह मुद्रा से माप सकते हैं, ये आसानी होती है। मूल्य संचय साधन, मुद्रा को भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है, तो आप मुद्रा को भाई भविष्य में यूज करने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। स्थगित भुगतानों का मानक, उधार लेन देन और भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में मुद्रा का उपयोग होता है, तो भविष्य में आपने क्या लेन देन करना है, एक वैल्यू आप सेट करके मुद्रा के माध्यम से उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, तो देखिए, मुद्रा की आपूर्ति मुख्यतः कुछ संस्थाएं करती हैं, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय बैंक आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुद्रा का निर्माण और नियंत्रण करता है, कई नई मुद्रा का निर्माण, कोई भी जो नई मुद्रा होती है वो आरबीआई करता है। ब्याज दरों को प्रभावित करके सब नीतियां बनाता है आरबीआई, उसके द्वारा जो है मुद्रा की आपूर्ति करता है। वाणिज्य बैंक जो जमा राशि से ऋण प्रदान करके मुद्रा का सृजन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बैंक होते हैं भाई वो आपको लोन के रूप में पैसा देते हैं, ऋण के रूप में पैसा देते हैं, तो उसके द्वारा जो है ये मुद्रा की जो है आपूर्ति करते हैं वाणिज्य बैंक। सरकार जो वित्तीय नीतियां और बजट के माध्यम से मुद्रा को प्रभावित करती है, सरकार भी भाई बजट नीतियां बनाती है और उससे मुद्रा आपूर्ति करवाती है। अन्य वित्तीय संस्थाएं और भी बहुत सारी, सहकारी बैंक और माइक्रो फाइनेंस छोटी मोटी जो वित्तीय सेवाएं देती हैं, वो भी मुद्रा की आपूर्ति में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की आपूर्ति और मापन कैसे होता है, तो देखिए, मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा कितनी है। कोई भी एक अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में उसकी जो जनता है उसके पास कितना पैसा है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई, मुद्रा की आपूर्ति। इसे विभिन्न घटकों के आधार पर मापा जाता है, तो कई आधार होते हैं मापने का। भारत में इसे मुख्य रूप से M1 से दर्शाया जाता है, तो भारत में इसे M1 से नापते हैं हमारे सिलेबस में जो है। तो इसमें आपका आता है सबसे पहले सीसी, डीडी और ओडी। ठीक है, तो सबसे पहले सीसी में क्या आता है आपका, जनता के पास नगद मुद्रा जो नोट और सिक्के के रूप में है। मांग जमा राशि, वाणिज्य बैंकों में जनता की बचत व चालू खाते में जो भी पैसा है, ठीक है ना, जनता का जो पैसा है बैंक के अंदर, चाहे वो बचत खाते में, चालू खाते में, उसको भी जोड़ा जाता है। फिर रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि, तो रिजर्व बैंक है उसके पास बहुत सारा पैसा जमा होता है, किसका किसका, सरकार का, सार्वजनिक संस्थाओं का, और आरबीआई के पास। ये जितनी भी जमा राशियां होती हैं इनको भी हम मुद्रा की आपूर्ति में गिनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक द्वारा ऋण सृजन कैसे किया जाता है, उदाहरण के साथ बताइए। तो वाणिज्य बैंक है वो ऋण को कैसे सृजित करते हैं, तो देखिए, कभी भी आप जब बैंक में जाएंगे पैसा जमा करने, मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, ठीक है, तो बैंक क्या करता है भाई, उस 1000 रुपए को में एक गवर्नमेंट यानी आरबीआई के द्वारा भाई नियम है कि एलआरआर के रूप में उसे कुछ पैसा जो है स्टोर करके रखना पड़ता है, बाकी पैसे को वो क्या कर सकता है, ऋण के रूप में दे सकता है। तो जो आपका 1000 रुपया जमा होता है, बैंक क्या करेंगे, ऋण के रूप में 900 रुपए दे देंगे और 100 रुपए एलआरआर के रूप में अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो 900 रुपए होता है दोबारा से बैंक में आता है उसी व्यक्ति के खाते के रूप में। फिर अब क्या करेगा भाई बैंक, अब 900 रुपए जमा हुआ है उसी व्यक्ति, तो अब 900 रुपए में फिर वही जो रूल है, 810 रुपए क्या करेगा भाई, वो किसी और को ऋण देगा और 90 रुपए जो है बचा लेगा। फिर 810 रुपए दोबारा से बैंक में आएंगे, ठीक है ना, जमा के रूप में। फिर बैंक क्या करेगा भाई, उसे 729 रुपए वही 10% काट के और दे देगा। और ऐसे बैंक क्या करता है भाई, तब तक करता जाएगा जब तक ये राशि जो है जीरो ना हो जाए। ठीक है, और ये जीरो ना हो जाए, तो जिस स्टेज पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे और जो उनका टोटल होगा, जब आप उसका टोटल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बैंक ने कितना पैसा जो है कितना गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक प्रणाली में धन गुणांक क्रेडिट सृजन में कैसे मदद करते हैं। तो बैंक प्रणाली में देखा ना, धन गुणांक किस तरह से जो है आप देख रहे थे कि बैंकों का सृजन किया गया कि भाई 1000 दिया था और आपने देखा लास्ट में 10,000 बन गया। वो 10,000 कैसे बनता है, तो देखिए, धन गुणांक बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह दर्शाता है कि वाणिज्य बैंक प्रारंभिक जमा के आधार पर कितनी अधिक धनराशि बना सकते हैं,
कि भाई जो उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट आया था, जो शुरू में आया था, उस पैसे को कितना उन्होंने मल्टीप्लाई करके कितना गुना बनाया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लाई 1 में LRR। तो मान लीजिए आपका जो LRR था वो 10% था। ठीक है, तो अब 10% आप इसको कन्वर्ट करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 0.10 और ये कितना हो जाएगा, लगभग 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना। तो आप देखेंगे किस तरह से बैंक जो होते हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 होता है उसको 10 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 1000 जमा हुआ था तो कितना हो गया था 10,000। ठीक है, आपने देखा था ना 1000 जमा किया गया था, ये देखिए 1000 जमा किया गया था, LR जो था वो 10% अगर मान लीजिए रखा गया था तो कितना हो गया, 1000 को 10,000 बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका कार्य क्या है। तो भारत में जो रिजर्व बैंक है उसका क्या काम होता है। तो ये नोट निर्गम का एकाधिकार होता है, यानी इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई देश के कागजी मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो भारत में जितने भी नोट छपते हैं वो कौन छापता है भाई, वो छापता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, 1 रुपए का नोट और सिक्का जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, ये आप याद रखना। सरकार का बैंक एक परामर्शदाता होता है, तो सरकार का ही ये बैंक होता है और सरकार को हमेशा परामर्श देता है। आरबीआई केंद्र व राज्य सरकारों के खाते संभालता है, तो जितना भी सरकारी पैसा होता है वो सारा देख रेख कौन करता है, आरबीआई करता है। ऋण देता है तथा वित्तीय मामलों में सलाह देता है, तो ऋण देने का काम अगर जरूरत पड़ती है सरकारों को तो ऋण भी देता है। अगर कोई वित्तीय सलाह चाहिए भाई किस तरह से आगे प्रोसीजर करना है किसी चीज को वित्तीय स्तर पर, तो वो सारी चीजें भी जो है सरकार को बताने का काम करता है केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो मान लीजिए अगर वाणिज्य बैंक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, उन बैंकों के पास पैसा नहीं होता, पैसे की कमी हो जाती है, तो ऋण के रूप में लास्ट टाइम में जो पैसा होता है वो आरबीआई ही इन बैंकों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे क्रेडिट नियंत्रण। ठीक है, यानी आरबीआई जो भी बैंक दर हो गई, यानी जो भी ब्याज पर पैसा दिया जाता है वो क्या, उसका रेट क्या होगा, जैसे बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, CRS LR, इन सब के माध्यम से ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है कि भाई कितना कितनी दर रखी जाएगी ऋण देने की। इन सब मामलों में ये सारा जो क्रेडिट नियंत्रण है वो किसके कंट्रोल में होता है, आरबीआई के। विदेशी विनिमय दर नियंत्रण रखता है, यानी जो भी विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन है उस पर पूरा जो आप देखेंगे नजर होती है वो किसकी होती है, आरबीआई की होती है। विनिमय दर को वही तय करता है ताकि भाई विनिमय दर जो है वो स्थिर रहे, ताकि लेन देन में दूसरों देशों से आसानी हो सके। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण, तो आरबीआई देश की बैंकिंग प्रणाली की स्थिर और सुरक्षा बनाए रखता है। तो देश के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो वाणिज्य बैंक है वो ढंग से काम करें, उन पर निगरानी रखने का पूरा काम जो किसका होता है वो होता है आरबीआई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा आपूर्ति पर मात्रात्मक उपकरण नियंत्रण कैसे करता है। तो देखिए देश के अंदर जो है मुद्रा आपूर्ति के लिए जो बैंक को है कंट्रोल करना पड़ता है पूरी एक मुद्रा व्यवस्था को, ताकि भाई देश के अंदर कोई समस्या ना आए, वित्तीय समस्या ना आए। तो उसके लिए वो क्या करता है भाई, मात्रात्मक उपकरण के द्वारा नियंत्रण करता है। कैसे, केंद्रीय बैंक आपूर्ति को मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित करता है। ये उपकरण अर्थव्यवस्था में ऋण और मुद्रा की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं कि भाई कितना ऋण और किस रेट पे लेना और देना है, वो सारा जो है आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। जैसे बैंक दर, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है, तो मान लीजिए भाई वाणिज्य बैंकों को पैसे की जरूरत है तो कौन देगा, आरबीआई ही देता है। तो इसमें क्या होता है, बैंक दर बढ़ने से ऋण महंगा हो जाता है। तो बैंक दर अगर मान लीजिए आरबीआई ने बढ़ा दी तो ऋण महंगा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, क्योंकि भाई बढ़े हुए दर पर थोड़ा ना कोई लोन लेगा। वहीं अगर बैंक दर घटा दी जाती है तो ऋण सस्ता हो जाता है, तो आप देखते हैं मार्केट में पैसा जो होता है वो ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सेकंड होता है रेपो दर, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, यानी कम समय के लिए जो है, अगर मान लीजिए बैंकों को पैसे की जरूरत है तो रेपो दर अलग होती है, उस दर पे जो है अलग से प्रावधान होता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण देने का। तो क्या करेगा भाई आरबीआई, रेपो दर बढ़ाने पर ऋण कम हो जाता है, तो उसको लगता है भाई रेपो दर बढ़ा देते हैं ज्यादा पैसा मार्केट में ना आए, तो रेपो दर को बढ़ा देगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। रेपो दर घटाने पर ऋण बढ़ता है, और अगर मान लीजिए उसने रेपो दर घटा दिया तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है आपका रिवर्स रेपो दर, जिस दर पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, तो आरबीआई खुद बैंकों से भी कई बार पैसे लेता है। तो रिजर्व रेपो बढ़ने पर बैंक आरबीआई में धन जमा करते हैं। तो भाई अगर रेपो दर बढ़ा दिया तो आरबीआई के पास पैसा सिक्योर पड़ा रहेगा भाई वाणिज्य बैंकों का, तो बड़े पैमाने पर पैसा किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, घट जाती है। तो मार्केट मान लिया अगर ज्यादा पैसा है और आरबीआई ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो आरबीआई को पैसे दे देंगे, तो इससे होगा मार्केट से जो पैसा होगा निकलकर आरबीआई के पास चला जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका नगद आरक्षित अनुपात, CRR। बैंकों को अपनी जमा का एक भाग आरबीआई के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, यानी जो भी बैंकों में पैसा जमा होता है तो सीआरआर के रूप में एक पार्ट जो पैसे का होता है वो कहाँ जमा होता है, आरबीआई के पास। ठीक है,
सीआर बढ़ने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो ज्यादा पैसा कहाँ आएगा, आरबीआई के पास आएगा। तो इसलिए ज्यादा पैसा वो जो वाणिज्य बैंक है वो लोगों को नहीं दे पाएंगे, तो इससे क्या होगा, पैसे की कमी हो जाएगी। वहीं वैधानिक तरलता अनुपात होता है, बैंकों को अपनी जमा का एक भाग तरल संपत्ति के रखना होता है। एसएलआर बढ़ने से ऋण कम हो जाता है। ठीक है, तो अब एसएलआर क्या होता है, ये क्या हो, तरल रूप में संपत्ति के रूप में किसको रखना पड़ता है भाई, बैंकों को। मान लीजिए देखिए, जो बैंक होते हैं, बैंक के पास जो भी आपका पैसा जो है डिपॉजिट होता है बैंक में, तो उसमें क्या होता है, लीगल रेशो होता है ना, रिजर्व रेशो, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीआरआर और एक एसएलआर। ठीक है, तो जो आपका सीआरआर होता है वो किसके पास रखता रहता है, वो आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, यानी आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, आरबीआई। और दूसरा जो होता है एसएलआर होता है, वो बैंक में ही रहता है पैसा। ठीक है, लेकिन किसके रूप में होता है, तरल रूप में। तरल रूप का मतलब क्या है कि जब जरूरत पड़े तो उस पैसे का यूज किया जा सके। तो अब क्या करेगा, देखिए, अगर सीआरआर का रेट अगर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा इससे भाई, बैंक में जो आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जाएगा, तो जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे भाई, कम पैसा मार्केट में दे पाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो मार्केट में ज्यादा देगा। सेम ऐसे ही होता है, अगर एसएलआर का रेट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो इससे तरल के रूप में कम पैसा रखना पड़ेगा ना बैंकों को अपने पास। ठीक है ना, तो तरल संपत्ति के रूप में कम रखना पड़ेगा, तो मार्केट में क्या करेंगे, वो ज्यादा पैसा निकालेंगे। वहीं अगर एसएलआर का रेट बढ़ा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, उनको तरल के रूप में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो वो ऋण कम दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, खुले बाजार की प्रक्रिया, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त, तो आरबीआई क्या करता है भाई, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता और खरीदता है। खरीदता कब है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ानी होती है तो भाई वो प्रतिभूतियां निकालेगा। ठीक है, कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, अ, कि बिक्री, एक बिक्री होती है। ठीक है ना, मुद्रा आपूर्ति घटती है। तो मान लीजिए कि मार्केट में पैसे की कमी है। ठीक है, मार्केट में पैसे की मान लीजिए मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है। ठीक है, पहले समझते हैं, पैसा ज्यादा आ गया है, तो जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो आरबीआई क्या करता है भाई, अपनी प्रतिभूतियां निकालता है। ठीक है, कोई भी सरकारी प्रतिभूति निकालेगा, कहेगा भाई आप हमसे ये प्रतिभूति खरीदो, हम इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं भाई, उस प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं, तो मार्केट का जो पैसा होता है वो कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास। ठीक है, और वहीं जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो अब भाई मार्केट में पैसा चाहिए, तो वही प्रतिभूतियां, ऐसी जो प्रतिभूतियां होती हैं, उसको फिर आरबीआई क्या कहता है भाई, आप हमें बेच दो। ठीक है, आप हमें बेच दो, हम उसके अच्छे दाम देंगे। तो जब लोग आरबीआई को बेचेंगे तो मार्केट में पैसा क्या है, आ जाता है। ठीक है, यानी जो भी वाणिज्य बैंक या जो भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा बनता है। तो ऐसे ही जो प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, खरीद कर क्या करता है, अगर खरीद ली आरबीआई ने तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जब आरबीआई खरीदेगा तो पैसा देगा ना। और वहीं जब बेचेगा तो क्या होगा, जब बेचेगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल करने का काम जो होता है आरबीआई अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। तो देखिए, वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, एक संस्था जो विभिन्न कार्य करती है, जैसे जमा स्वीकार करना, निवेश करना, लाभ कमाने के उद्देश्य ऋण प्रदान करना। तो ये सब क्या है, ये प्राइवेट जो जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं, चाहे प्राइवेट और सरकारी है, तो इनका काम यही होता है भाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, पैसा ऋण पे लेंगे, ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। केंद्रीय बैंक एक शीर्ष निकाय जो देश के बैंकिंग मौद्रिक संरचना नियंत्रित, संचालित, विनियमित करता है। ये पूरे देश में जो भी बैंकिंग व्यवस्था है उसकी निगरानी करने का काम करता है। ये निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व पर नियंत्रण होता है, इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक हो सकते हैं। ये आमतौर पर सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है, तो ज्यादातर सरकारी लोग ही इस पर नियंत्रण रखते हैं। किसी देश की बैंकिंग संरचना का एक भाग होता है और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। तो बैंकिंग संरचना है, ठीक है ना, पैसा लेना जमा कराना ये काम है। मुद्रा बाजार में एक शीर्ष संस्था है, तो पूरी मुद्रा बाजार में एक शीर्ष संस्था होती है, सबको कंट्रोल करने का काम होता है। वाणिज्य बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, तो ये मुद्रा जारी नहीं कर सकते। केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, तो ये भाई ज्यादातर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये लाभकारी उद्देश्य नहीं होता, बस सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं। सीधे जनता से लेन देन करते हैं, तो इनका भाई जो लेन देन होता है वो जनता से होता है, सीधे जनता से लेन देन नहीं होता इनका। ठीक है, किसी भी देश में वाणिज्य बैंकों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो बहुत सारे वाणिज्य बैंक देखेंगे, प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट, ठीक है, सैकड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन किसी भी देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, तो किसी भी देश में आप देखेंगे एक ही केंद्रीय बैंक होता है, भारत में जैसे आरबीआई है। ठीक है, थर्ड यूनिट देखते हैं, आय और रोजगार का निर्धारण। इसका पहला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध स्पष्ट करें, इनमें से किसका मूल्य जो है वो ऋणात्मक हो सकता है और कब। ठीक है, तो देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, एपीसी, तो एपीसी बताती है किसी भी स्तर की आय में से प्रति 1 रुपए की कितनी राशि उपभोग में जाती है, यानी 1 रुपए में आप कितना जो है उपभोग कर रहे हैं। और इसे व्यक्त करने का तरीका जो है वो एपीसी उपभोग अपोन में आय, यानी सी अपोन में वाई। ठीक है,
औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये बताती है किसी भी स्तर की आय में से प्रति 1 रुपए की कितनी आप राशि बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कैसे लिखते हैं? तो एपीएस आप लिखते हैं एस अपॉन में वाई, ठीक है। तो एपीसी और एपीएस के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको पता है भाई, कुल जो आय होती है, इनकम हमारी सी प्लस एस यानी कंजप्शन, और अगर सेविंग को प्लस कर दे तो वो इनकम बनती है। तो आय हमारी किससे बनती है भाई? उपभोग, और आप क्या करें, बचत को प्लस कर दें तो आपकी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं भाई कि एपीसी और प्लस में एपीएस हमेशा एक के बराबर होगा। कैसे होगा? तो देखिए, एपीसी प्लस किया आपने क्या? एपीएस, ठीक है। तो एपीसी और एपीएस, तो एपीसी आपने देखा था भाई, एपीसी को आप लिख सकते हैं ना सी वाई, और एपीएस को आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें इसको सी अपॉन में वाई, और प्लस में इसको लिख दें एस अपॉन में वाई, ठीक है। तो अगर आप इनका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या देखते हैं भाई, इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाई ही होगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? सी प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। सी प्लस एस होगा। तो आपको पता है भाई सी प्लस एस क्या होता है? वाई होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर भी वाई और नीचे आपका वाई है ही। आप इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना भाई एपीसी प्लस एपीएस, तो आपका किसने किसके बराबर हो गया? तो ये हमने देखा एपीसी और प्लस में एपीएस किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं ना भाई कि एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था भाई कि किसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? तो देखिए, अगर आय ब्रेक इवन पॉइंट से कम होती है तो एपीएस शून्य से कम भी हो सकता है, यानी आपका जो एपीएस है वो शून्य से कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? क्योंकि आपको पता है भाई कि मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर हो जाए, और मान लीजिए आपकी इनकम से ज्यादा अगर कंजप्शन होगी तो आप पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? सेविंग से खर्च करेंगे ना। तो सेविंग नेगेटिव में भी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है एपीएस जो आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच क्या संबंध होता है? तो ये भी देखिए सेम है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में प्रति 1 रुपए की वृद्धि पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, इस तरह व्यक्त किया जाता है ये। तो ये आपका व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। एमपीसी जो होता है चेंज इन जो आपकी कंजप्शन है, और चेंज इन जो आपकी इनकम है। सेम ऐसे ही एमपीएस जो होता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति ये भी प्रति 1 रुपए की वृद्धि पर बचत में आप कितनी वृद्धि करते हैं, तो इसे भी व्यक्त करेंगे एमपीएस को। तो बचत में परिवर्तन, आय में परिवर्तन को आप डिवाइड कर दें, यानी चेंज इन जो आपकी सेविंग और चेंज इन जो इनकम है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे एमपीसी और एमपीएस का योग भी हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? 1 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी हमेशा 1 ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो सेम चीज हो जाएगी ना, एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है। और इनको अगर करेंगे तो चेंज इन सी प्लस चेंज आपका हो जाएगा एस, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा? चेंज इन इनकम हो जाएगा। तो बराबर कर लें आप इसको, ठीक है। तो ये आपका वही चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग किसके बराबर होगी? चेंज इन इनकम के बराबर हो जाएगी, और नीचे आपकी इनकम है ही है, ठीक है। तो इसको आप इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी एमपीसी प्लस एमपीएस भी हमेशा आप किसके बराबर होगा? आपका 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में आता है, एमसीक्यू वगैरह में कई बार आता है। तो याद रखना, जो एपीसी आपका होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से जो है आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, तो आय से अधिक उपभोग संभव है, हो सकता है बिल्कुल भाई, आप आय से ज्यादा उपभोग कर सकते हैं। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है। ऐसे ही आपका जो एपीएस होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 से क्या है? कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नकारात्मक बचत संभव है। और एमपीएस जो होता है हमारा 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखना, कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग वक्र से बचत वक्र करने के चरण लिखिए और रेखा चित्र का प्रयोग करें, ठीक है। तो उपभोग वक्र से बचत वक्र बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए, आप क्या करें, ये लीजिए हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है भाई आपकी जो इनकम होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो इनकम आपकी हमेशा 0 से शुरू होगी, लेकिन कंजप्शन जो होती है वो कभी भी आपकी 0 से शुरू नहीं होती, ठीक है। आप हमेशा कुछ ना कुछ कंजप्शन करते ही हैं। तो ये हो गया 0। तो देखिए, एसी उपभोग वक्र है और ओ वाई वाई वक्र है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? ओ वाई, और ये हमारा हो गया सी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? ए सी, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया। तो ए सी हमारा जो है वो क्या है? उपभोग वक्र हो गया, और ओ वाई जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? आय वक्र हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आय वक्र है। जब आय 0 होती है तो उपभोग ओ ए होता है, इसलिए बचत
स्तर ओ ए होगा, इस प्रकार ओ ए बचत की प्रारंभिक बिंदु होगी। अब देखिए, जब भी आपकी इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, कंजप्शन के बराबर होती है इस एज इस जगह पे, तो आपकी जो सेविंग होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। और क्या कह रहा है, उपभोग वक्र से आपको बचत वक्र की तरफ जाना है, तो अब यहीं से आपका बचत वक्र बनेगा। ठीक है, तो ये आपने बनाया क्या, बचत वक्र। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये देखिए। तो जब आपके पास, देखिए कंजप्शन तो आपका यहाँ से शुरू हुआ है लेकिन इनकम तो आपकी थी नहीं, तो ये जो कंजप्शन आपने किया है, ये कंजप्शन कहाँ से आएगा, तो ये कंजप्शन आपका आता है कहाँ से, सेविंग से। ठीक है, सेविंग से। और जब आपकी कंजप्शन बराबर इनकम के होती है, यानी जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर होती है, तो उस समय आप देखेंगे आपकी जो सेविंग होती है वो क्या होती है, वो सेविंग हमेशा आपकी जीरो होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से कर्व निकला ऐसे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कहाँ से खर्चा हुआ है, जब आपकी इनकम नहीं थी, सेविंग से हुआ है। ठीक है, और जब इनकम कंजप्शन के बराबर थी, तो ये जो देख रहे हैं आपकी जो कंजप्शन इनकम के बराबर होती है, तो सेविंग जो होती है आपकी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंजप्शन से क्या बना सकते हैं, सेविंग कर्व बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, तो ऐसे ये बनता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज सेम आपको लिखनी है। तो बिंदु ई पर आय और उपभोग बराबर होते हैं, इसलिए संतुलित बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, इसलिए बचत शून्य होती है, अर्थात बिंदु बी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, जीरो है। तो हम ए और बी को जोड़ेंगे, तो इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो बचत वक्र प्राप्त होगा। तो यहाँ से जब आपने इसको जोड़ा ए और बी को, तो ये आपका बचत वक्र बन गया। तो इस तरह से आपको बनाना होता है ये। ठीक है, इसको और अच्छे से आप देख सकते हैं, ऐसे बनता है ये। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे बनाइएगा पेपर में। ठीक है ना, सेम चीज है कि भाई पहले आपकी जो इनकम थी वो ये थी और कंजप्शन ये थी। जब आपके पास इनकम नहीं थी, ठीक है, जब आपके पास इनकम नहीं थी, आप जब कंजप्शन आपने यहाँ से शुरू किया तो वो कहाँ से था, वो आया था सेविंग से। ठीक है, और आपको पता है जब आपकी कंजप्शन इनकम के बराबर होती है तो सेविंग आपकी जीरो होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस कंजप्शन कर्व से आपको सेविंग कर्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखना इस तरह से। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जाता है भाई कि बचत वक्र से उपभोग वक्र निकालो। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा, यानी आप क्या करेंगे भाई, ये सेविंग वाला, जब सेविंग जीरो होती है तो आप फिर ऊपर बना देंगे भाई कि जब सेविंग जीरो होती है तब उस समय कंजप्शन और इनकम जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, उल्टा बना देंगे, लिखना भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो याद रखना दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक उदाहरण देकर निवेश गुणांक की कार्यप्रणाली को समझाइए कि निवेश गुणांक क्या होता है। तो देखिए, निवेश गुणांक वह अनुपात है जिससे यह ज्ञात होता है कि निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि होती है, यानी आप जितना निवेश करेंगे उतना ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इसका सूत्र जो होता है के इक्वल टू 1/1 - MPC। ठीक है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि सरकार निजी क्षेत्र में कितना 100 करोड़ का क्या कर रही है, निवेश कर रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर एमपीसी उसमें जो है 0.8 है, तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको रखना है, और एमपीसी आपको दे रखा है 0.8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं भाई 5 गुना जो है वो वृद्धि हुई है, यानी 100 करोड़ अगर निवेश किया गया था तो कितना हो गया वो भाई, 500 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। टेबल से भी समझ सकते हैं आप, मान लीजिए एमपीसी 0.8 थी, तो प्रारंभिक निवेश अगर 100 करोड़ था तो कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है भाई अगर 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है तो वो किसी ना किसी की आय बनता है, और आय जो होती है वो पूरी खर्च नहीं करी जाती। आप मान लीजिए 80%, क्योंकि एमपीसी आपका जो है वो कितना 0.8 है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, 80% जो है वो उपभोग कर रहे हैं और 20% जो है आप बचत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप 80% आप जो है उपभोग करेंगे, तो ये जो 80 करोड़ है वो किसी ना किसी की क्या बनेगा, आय बनेगा। तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा भाई, 20% जो है बचाएगा और बाकी 80% खर्च करेगा। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है भाई, 20% बताता जाएगा और आगे खर्च करता जाएगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे जीरो ना हो जाए, और ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे जीरो ना हो जाए। ठीक है, और लास्ट में जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जब टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा तो इनको प्लस करेंगे, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या आप टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भाई कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इस तरह से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणांक का एमपीसी और एमपीसी के बीच में क्या संबंध है, समझाइए। तो देखिए, गुणांक जो मल्टीप्लायर होता है यह दर्शाता है कि निवेश में हुई वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि होगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट से कितनी गुना जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसका संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। तो इसका फॉर्मूला पता ही आपको, के इक्वल टू 1/1 - MPC या 1/MPS। ठीक है, दोनों तरीके से मल्टीप्लायर है, निकाल सकते हैं हम।
एमपीसी के साथ संबंध क्या है, देखिए एमपीसी जितना अधिक होगा लोग उतना अधिक उपभोग करेंगे, ठीक है। तो एमपीसी जितना बड़ा है उतना ज़्यादा ज़्यादा उपभोग किया जाता है। अधिक उपभोग से आय में अधिक बार वृद्धि होगी, तो जितना भाई ज़्यादा लोग उपभोग करेंगे उतनी ज़्यादा आय भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए एमपीसी बढ़ने पर आप देखेंगे गुणांक का मान भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता है तो गुणांक भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, ठीक है। और एमपीएस के साथ क्या संबंध होता है, एमपीएस जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक आय में बचत चली जाएगी। तो जितना एमपीएस बढ़ेगा उतनी बचत आप देखेंगे ज्यादा होगी, और अधिक बचत से आय का प्रवाह रुकता है। तो जब आप बचत ज्यादा करेंगे तो आय जो है वो बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है ना, वो बचत के रूप में जाएगी। तो इसलिए एमपीसी बढ़ने पर गुणांक का मान घटेगा, यानी जैसे जैसे आप देखेंगे एमपीसी बढ़ता जाता है वैसे गुणांक जो होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं गुणांक का एमपीसी से प्रत्यक्ष तथा एमपीएस से व्युत्क्रम संबंध होता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और ये व्युत्क्रम, यानी ये अगर आप देखेंगे उपभोग बढ़ेगा, ठीक है, तो गुणांक भी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे बचत बढ़ती है वैसे वैसे जो आप देखेंगे कि जो गुणांक होता है वो घटता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अधिशेष मांग और अल्प मांग क्या है, ठीक है। तो देखिए अधिशेष मांग या मुद्रास्फीति अंतराल, जब अर्थव्यवस्था में लोगों की कुल मांग बहुत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर पहले से ही हो रहा होता है, तब यह स्थिति आती है। लोग उतना सामान खरीदना चाहते हैं, उतना सामान बना नहीं सकते। स्थिति क्या हो जाएगी भाई, योजनाबद्ध जो समग्र मांग है वो ज्यादा हो जाती है और जो समग्र पूर्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इतनी डिमांड थी, ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट था यहाँ पर, ठीक है ना, जितना सामान बनना चाहिए था उतना बन गया। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप देखते हैं कि भाई एकदम से मांग यानी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ जाती है किन्हीं कारणों की वजह से, तो उस समय क्या समस्या आएगी, मांग ज्यादा होने से मुद्रास्फीति अंतराल बढ़ जाता है। यानी जब मांग पूरी नहीं हो पाती तो उस मांग को पूरा करने के लिए भाई प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लोग मांग कम करते हैं। तो मुद्रास्फीति अंतराल इस टाइम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उत्पादन और आय नहीं बढ़ते, यहाँ पर उत्पादन और आय नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए जो जहाँ पे था वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जो था वो वहीं पर है, बस क्या हो गया, जो वस्तुओं के दाम थे वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी संसाधन पहले से ही उपयोग हो रहे थे, सारा सामान बन चुका था, डिमांड ये थी। लेकिन कुछ कारण आए, उन्होंने क्या किया, मांग को बढ़ाया, और जब वो मांग बढ़ी तो उसने क्या करा भाई, मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया, ठीक है। अल्प मांग क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो जाती है और उत्पादन की क्षमता उससे ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जितना सामान बना है उतना लोग खरीद नहीं रहे होते। यानी जो योजनाबद्ध समग्र मांग होती है वो कम हो जाती है और समग्र पूर्ति ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इतना बना था, ये सोचा गया था भाई डिमांड ये होगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप देखते हैं भाई डिमांड यहाँ ना होके यहाँ पे रह जाती है, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से। तो ये जो गैप आता है इसे ही हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा अस्फीति अंतराल, ठीक है। तो अस्फीति अंतराल बनता है, आय घट जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, रोजगार घट जाता है और मूल्य स्तर भी गिर जाता है। यानी जब सामान ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, और खरीदार कम है, तो ये सारे परिणाम निकल कर सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अधिशेष मांग के कारण, ठीक है, यानी जब एग्रीगेट डिमांड जो ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो अधिशेष मांग तब होती है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है, जिससे महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। तो इसके मुख्य कारण क्या है भाई, उपभोग में वृद्धि, यानी आय बढ़ने या बचत प्रवृत्ति घटने से लोग अधिक खर्च करते हैं, तो इस वजह से मांग बढ़ती है। स्वत निवेश में वृद्धि, यानी ब्याज दरें कम होने पर व्यवसाय अधिक निवेश करते हैं जिससे मांग बढ़ती है, ठीक है। तो ब्याज दरें कम हो गई, पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे भी मांग बढ़ेगी। सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अधिक खर्च करती है तो बाजार में क्या होता है भाई, पैसे का प्रभाव होता है, लोगों के पास काम धंधे होते हैं तो लोगों के पास पैसे भी ज्यादा आते हैं तो लोग खर्च ज्यादा करते हैं। शुद्ध निर्यात में वृद्धि, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ती है और मांग भी बढ़ जाती है। तो भाई आप निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप खर्चा भी ज्यादा करेंगे। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अधिक कर्ज और कम ब्याज दरों से बाजार में धन की उपलब्धता बढ़ती है। तो भाई अब ब्याज दरें कम हो गई हैं तो लोग पैसा ज्यादा कर्ज पर लेते हैं, तो उससे निवेश भी ज्यादा करते हैं, तो इससे इनकम भी ज्यादा होती है और खर्च भी ज्यादा होता है। करों में कमी, टैक्स कटौती से लोगों की आय बढ़ती है जिससे उपभोग और निवेश अधिक हो जाता है। गवर्नमेंट में टैक्स कटौती कर दी तो उनके पास आय ज्यादा बचने लगी तो लोग खर्च ज्यादा करने लगते हैं, तो मांग भी बढ़ जाती है, ठीक है। अधिशेष मांग, मुद्रास्फीति अंतराल के प्रभाव, और अधिशेष मांग से क्या होता है, तो मूल्यों में वृद्धि होगी, यानी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है जिससे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। उत्पादकों को क्या होता है भाई, असामान्य लाभ होता है, अधिक मांग के कारण उत्पादकों को क्या होगा भाई, अधिक लाभ मिलता है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, यानी महंगाई के कारण लोगों की आय की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। अगर महंगाई ज्यादा तो लोग कम
क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। वेतन मूल्य चक्र बढ़ता है, यानी कीमतें बढ़ने पर श्रमिक उच्च वेतन की मांग करते हैं, तो भाई कीमत बढ़ेगी तो जो काम कर रहे हैं उनको भी तो भाई पैसा ज्यादा चाहिए, तभी तो चीजें खरीदेंगे। तो उच्च वेतन से उत्पादन लागत बढ़ती है, तो भाई ज्यादा अगर किसी को सैलरी दी जाएगी तो उससे क्या होगा, जो सामान बन रहा होगा वो भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे वस्तुओं की कीमत दोबारा बढ़ जाती है, तो इससे महंगाई का चक्र चलता रहता है। तो इससे आप देखेंगे भाई, एक चीज के कारण दूसरे चीज का प्राइस बढ़ता है और उस चीज के कारण अगली चीज का प्राइस बढ़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे वेतन मूल्य चक्र जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, और महंगाई भी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। घटती मांग के क्या कारण होते हैं, तो देखिए कुल मांग कुल आपूर्ति से कम होती है तो मंदी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसके मुख्य कारण है भाई उपभोग में कमी, आय घटने से क्या होगा भाई, उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, लोग पास पैसा नहीं तो लोग क्या करेंगे, सामान कम खरीदेंगे। स्वायत्त निवेश में कमी, उच्च ब्याज दरें या व्यापारिक अनिश्चितता के कारण निवेश कम हो जाएगा, तो भाई सब अगर ज्यादा ब्याज पे पैसा मिल रहा है तो लोग निवेश करने से बचेंगे भाई। सरकारी व्यय में कमी, सरकार खर्च घटाती है जिससे बाजार में धन प्रवाह कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने अगर पैसा भाई खर्च करना कम कर दिया तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, वेतन नहीं मिलेगा, तो पैसे भी उनके पास कम रहेंगे तो खर्चा भी कम करेंगे। शुद्ध निर्यात में कमी, निर्यात घटने और आयात बढ़ने से कुल मांग जो है प्रभावित होती है। मान लीजिए भाई आप निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो पैसा बाहर जा रहा है, तो आपके पास पैसा है नहीं, तो आप उतना ज्यादा जो है खर्चा नहीं कर पाएंगे। मुद्रा आपूर्ति में कमी, कम ऋण और सख्त मौद्रिक नीतियों से बाजार में धन की उपलब्धता घट जाती है। तो भाई ऋण की वैल्यू जो होती है आप देखेंगे जो ऋण कम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई इस समय क्या होता है आप देखेंगे ब्याज दरें ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे भाई, ऋण कम ऋण लेंगे ही नहीं, ठीक है, कर्जे पे पैसा लेंगे नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो इसलिए मांग कम रहेगी। करों में वृद्धि, टैक्स बढ़ने से लोगों की प्रयोज्य आय घटती है जिससे उपभोग और निवेश में कमी आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, टैक्स बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ाने से भाई लोग का पैसा जो है ऐसी चीजों में चला जाएगा जहां पे उन पे बचत नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से वो खर्च भी कम करेंगे, ठीक है। घटती मांग औसती अंतराल के प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए आय और कीमतों में गिरावट आ जाएगी, मांग घटने से आय और वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं जिससे मंदी का खतरा बढ़ता है। भाई जब लोग खर्च नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा भाई, कीमतें ज़्यादा गिरेंगी, लोग खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, तो जो भाई सामान बना के बैठे हैं उनका नुकसान होगा, ठीक है, तो मंदी का खतरा आएगा। उत्पादकों को नुकसान, कम बिक्री और घाटे के कारण कंपनियां उत्पादन में जो घाटा होगा भाई, तो लोग जब सामान नहीं खरीदेंगे तो जो सामान बना हुआ है उसको घाटे पे बेचना पड़ेगा, तो कंपनियां घाटे में आ जाएंगी। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, कीमतें घटने से खरीद क्षमता बढ़ती है लेकिन आय भी कम हो सकती है जिससे उपभोग प्रभावित होता है। तो भाई सामान सस्ता होगा तो क्रय शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन भाई सैलरी भी तो कम होगी, तो इसलिए लोग पैसा खर्च करने से बचेंगे, ठीक है। अधिक मांग को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, तो भाई अत्यधिक मांग को मुद्रास्फीति बढ़ती है जिससे जीवन यापन महंगा हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अपनाती है, ठीक है, वही हमने जो बैंकिंग प्रणाली में देखा था वही सारी चीजें होती हैं। मौद्रिक नीति का मतलब है भाई बैंक दर में वृद्धि, ऋण महंगा कर निवेश और उपभोग कम करना होगा। खुले बाजार की क्रिया, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा की आपूर्ति को जो है दोबारा कम करना पड़ेगा। एलआरआर, बैंकों के ऋण लेने की क्षमता को क्या किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, ठीक है। गुणात्मक उपाय, सीमांत अनिवार्यता बढ़ावा, बैंकों द्वारा ऋण देने की सीमा कम करना। नैतिक दबाव, अनावश्यक जो ऋण है उसको रोकने के लिए बैंकों को परामर्श दिया जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ज्यादा पैसा जो है मार्केट में ना जाए ऐसी कोशिश करेगी, ठीक है। राजकोषीय नीति क्या है, तो आय नीति, नए कर लगाकर करों को बढ़ाकर क्रय शक्ति कम करना। व्यय नीति, सरकारी खर्चों में कटौती करना, सरकार जनता से ऋण लेकर उनकी खर्च करने की क्षमता घटाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, नोट छापने में कमी लाना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, नोट छाप के मार्केट में पैसे को कम करेगी, ठीक है। तो अल्प मांग भी जो होती है सेम ऐसे ही होती है, इसको आप उल्टा कर दोगे तो इसका अल्प मांग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेम ही है। अगला यूनिट देखते हैं, सरकार का बजट और अर्थव्यवस्था। तो बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए आर्थिक विकास के लिए बजट बनाती है गवर्नमेंट। बजट के माध्यम से सरकार विकास योजनाओं पर व्यय कर कर आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो आर्थिक विकास के लिए बजट जरूरी होता है, उसमें आर्थिक विकास के बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती है। आय एवं संपत्ति में समानता, प्रगतिशील कर प्रणाली और सामाजिक कल्याण योजनाओं द्वारा असमानता कम की जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जो अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाती है, जो गरीब लोगों को छूट देती है, ताकि सब जो जिनके पास भाई संसाधन की कमी है उनको भी वो संसाधन पहुंचाया जा सके। तो आय एवं संपत्ति में समानता लाने का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। आर्थिक स्थिरता, महंगाई और मंदी को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना बजट का उद्देश्य होता है, कि भाई महंगाई हो गई हो, ठीक है, या मंदी आ गई हो, तो इस उससे निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं बजट के द्वारा। रोजगार सृजन, सार्वजनिक व्यय और विकास परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट बजट में बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, सार्वजनिक
व्यय करती है, खर्चा करती है, ताकि लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके। संसाधनों का कुशल उपयोग, बजट द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो बजट द्वारा भाई जो भी राष्ट्रीय संसाधन है उनका संतुलित उपयोग किया जा सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो ये कोशिश की जाती है। सामाजिक कल्याण, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तो बजट में भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन सब का जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके विकास के लिए भी बहुत सारे प्रावधान रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, राजस्व प्राप्ति क्या है, ये वे सरकारी प्राप्तियां होती हैं जो किसी परिसंपत्ति में कमी या देनदारी के निर्माण का कारण नहीं बनती। तो गवर्नमेंट को यहाँ से पैसा आता है, देना नहीं पड़ता। और पूंजीगत, ये वे सरकारी प्राप्तियां होती है जो परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों के निर्माण का कारण बनती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ता है, उसके बाद ही इनको कुछ इनकम प्राप्त होती है। ये बार बार होने वाली प्राप्तियां हैं, तो ये निरंतर प्राप्तियां होती रहती हैं, ठीक है ना। जो आप गवर्नमेंट जानते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स वगैरह लेती है, तो ये सब चीजें क्या है, ये बार बार करने वाली चीजें हर साल होती रहती हैं। ये गैर आवर्ती प्राप्तियां हैं, तो ये एक बार होती हैं, बार बार नहीं होती। ऋण सृजन, राजस्व प्राप्तियां ऋण सृजन नहीं करती। तो भाई अगर ये जो राजस्व प्राप्तियां, इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऋण वगैरह नहीं देना पड़ता। कुछ संपत्तियां प्राप्तियां जैसे उधार सृजन करती हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज ली है, खरीदी है, ठीक है ना, और उस पे अगर गवर्नमेंट या फिर मान लीजिए उधार में कोई चीज ली है, तो ऋण वगैरह यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कर प्राप्ति, शुल्क, जुर्माना, ब्याज, दंड, तो ये सारी आपकी क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं। वही जब पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं, ऋणों की वसूली हो गया, विनिवेश हो गया, उधार हो गया, तो ये पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में क्या अंतर है। तो जैसे भाई राजस्व प्राप्तियां होती हैं, वैसे राजस्व व्यय होता है। ये वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या देनदारी को कम करने में सहायक नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, ये सैलरी के रूप में या और चीज़ों के रूप में गवर्नमेंट जो देती रहती है। तो इससे ये नहीं होता कि भाई कि ये एक बार दे दिया तो उससे चीज़ें कम हो जाती हैं, ये निरंतर देनी ही पड़ती हैं। ये वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या किसी देनदारी को कम करते हैं। तो यहाँ पर या तो गवर्नमेंट कोई चीज़ खरीद रही है तो परिसंपत्ति बनेगी, या कोई देनदारी थी तो उससे कम होगी। ये बार बार होने वाला व्यय है, तो ये भाई हमेशा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो ये चीज करती रहती है। ये गैर आवर्ती व्यय है, ये एक बार करा जाता है। ये सरकार के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो जो भी भाई गवर्नमेंट चल रही है उसको चलाने के लिए ये राजस्व व्यय जरूरी है। ये परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और ऋण देने के लिए किया जाता है। तो भाई कोई परिसंपत्ति को लेना है, ठीक है ना, या ऋण चुकाना है, तो उस पर खर्च किया जाता है। ब्याज, सरकारी सहायता, कर संग्रह, व्यय, दान, पेंशन आदि। तो उदाहरण के तौर पर जो भी ब्याज हो गया, सरकारी सहायता हो गया, कर संग्रह हो गया, व्यय हो गया, दान, पेंशन, ये सारे आपके राजस्व व्यय होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे बार बार ये व्यय होते रहते हैं। मशीनरी का अधिग्रहण, कोई मशीन खरीद ली, स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बना दिया, ठीक है, और ऋण अदायगी कर दी, तो ये सारी आपकी पूंजीगत व्यय के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पिछले, इनको जरूर देख लेना ध्यान से। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, कर जिसका भार देनदारी एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो प्रत्यक्ष यानी ये एक व्यक्ति जो है टैक्स दे रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम आप टैक्स दे रहे हैं तो आप पे डायरेक्ट भार पड़ता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। कर जिसका प्रारंभिक भार किसी व्यक्ति पर होता है लेकिन वह दूसरे पर डाला जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई, कि वो बेशक से दुकानदार का होता है, लेकिन जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपके ऊपर डाल देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर। करदाता स्वयं कर भुगतान करते हैं, तो इसमें भाई हमें खुद कर देना पड़ता है। उपभोक्ता अंततः कर भुगतान करते हैं, तो अंत में उनको ही भुगतान करना पड़ता है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये आपके प्रत्यक्ष हो गए। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सारे आपके अप्रत्यक्ष कर हो गए। आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो भाई आपकी आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो आप कोई अगर सेवा ले रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रगतिशील होते हैं, आय बढ़ने पर भी बढ़ती है, तो ये प्रगतिशील है भाई, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी तो आपको टैक्स की स्लैब भी बढ़ा दी जाएगी। प्रतिगामी होती है, कमाए वाले भी सामान्य दर का भुगतान करते हैं, तो ये भाई प्रतिगामी है, सबके लिए समान होता है। जो भी गुड और सर्विस है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको समान रूप में अप्रत्यक्ष कर देना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट घाटा क्या है। तो देखिए, बजट घाटा उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है, यानी गवर्नमेंट खर्चा जो है वो ज्यादा कर देती है। यह आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संकेतक है और दर्शाता है कि सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए अब उधारी की आवश्यकता होगी। यानी गवर्नमेंट ने भाई खर्चा ज्यादा कर दिया है, उतना उसको प्राप्ति नहीं हुई है और अभी भी उसके खर्चे बाकी हैं, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो, तो बजट घाटा मतलब कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। बजट घाटे के प्रकार तो आप देखेंगे, सबसे पहले आता है आपका बजट घाटे में राजस्व घाटा। तो राजस्व व्यय जो होता है आपका राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं।
यानी राजस्व घाटे में क्या करें, कैसे निकलेगा, राजस्व में से आप क्या करें, राजस्व प्राप्तियां जो है वो माइनस कर दें। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है लेकिन उसमें उधारी शामिल नहीं की जाती तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे में आप क्या करेंगे, उधारी हटा देते हैं। तो राजकोषीय घाटा, कुल व्यय में से आपने जो कुल प्राप्तियां माइनस करी उसमें से आपने क्या किया भाई, उधारी को हटा दिया। प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है, यानी जो आपका राजकोषीय घाटा था उसमें जो आपने ब्याज भुगतान किया था उसको आप हटा देते हैं। इसका मतलब है कि यदि सरकार को अपने पुराने ऋणों पर ब्याज नहीं चुकाना पड़े तो उसे वास्तविक घाटा कितना होगा। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से आप क्या माइनस करें, ब्याज भुगतान माइनस करें, तो आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, संतुलित बजट के लाभ एवं हानि बताइए। तो देखिए, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, कोई बार संतुलित बजट बनता है, तो संतुलित जो बजट होता है उसके लाभ क्या होते हैं। तो संतुलित बजट वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जो वित्तीय स्थिरता है वो बनी रहेगी, समस्या नहीं आएगी। ये सरकार द्वारा अनावश्यक खर्च को रोकता है, तो इससे गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अनावश्यक खर्चे नहीं करेगी। हानि क्या है, संतुलित बजट सरकार की कार्यक्षमता और नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, यानी गवर्नमेंट ने भाई अपने आप को सीमित कर लिया है, यही काम करेगी। अगर कुछ लोक कल्याणकारी काम करने हैं तो गवर्नमेंट वो चीजें नहीं करेगी क्योंकि उसका बजट जो है वो संतुलित है। यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, तो इससे भाई अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो रुक सकता है। यूनिट 5 देखते हैं, भुगतान शेष एवं विनिमय दर का निर्धारण। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भुगतान संतुलन में चालू खाते के घटक क्या हैं। तो सबसे पहला आपका आता है वस्तुओं का निर्यात और आयात। इसमें भौतिक वस्तुओं का लेन देन शामिल होता है जिसे हम दृश्यमान व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं हमें आयात और निर्यात के टाइम दिखाई देती हैं उन सारी वस्तुओं का लेन देन चालू खाते में होता है। सेकंड, सेवाओं का भी निर्यात और आयात शामिल किया जाता है। इसमें दृश्य और अदृश्य जो वस्तुएं होती है जो हमें नहीं दिखाई देती, जैसे आईटी सेवाएं हो गई, पर्यटन, बैंकिंग सेवाएं, इनको भी शामिल किया जाता है। और निवेश आय, इसमें निवासियों द्वारा, जो भी हमारे निवासी होते हैं उनके द्वारा जो भी प्राप्त आय होती है और अनिवासियों को दी गई जो निवेश आय होती है उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, निवेश आय को शामिल किया जाता है, चाहे यहाँ पे निवेश किया गया हो चाहे बाहर निवेश किया गया हो। एक तरफा हस्तांतरण, इसमें वे हस्तांतरण शामिल होते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं होता, जैसे कि विदेशों से भेजा गया धन और विदेशी सहायता और उपहार, यानी विदेशों द्वारा हमें भेजा गया हो या यहाँ से बाहर भेजा गया हो, तो इन सब चीजों को भी हम किसमें शामिल करते हैं, चालू खाते में शामिल करते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन बीओपी में पूंजी खाते के घटक कौन कौन से हैं। तो पूंजीगत खाते में कौन कौन से आते हैं, निजी लेन देन, वे लेन देन जो व्यक्ति व्यवसायों द्वारा संपत्ति या देनदारी को प्रभावित करते हैं, जैसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका में एक फैक्ट्री खरीदना, तो ये क्या हो गया आपका पूंजीगत खाता। आधिकारिक लेन देन, वे लेन देन जो सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा संपत्ति देनदारी को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अगर डॉलर खरीदा गया तो ये भी किसके अंदर आएगा भाई, पूंजीगत खाते के अंदर आएगा। प्रत्यक्ष निवेश, इसका अर्थ है कि किसी भी संपत्ति को खरीदना और उस पर नियंत्रण प्राप्त करना, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कंपनी एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती है, तो ये भी किसके अंदर आएगा भाई, पूंजीगत खाते के अंदर आएगा। पोर्टफोलियो निवेश, इसमें संपत्ति का अधिग्रहण तो किया जाता है लेकिन नियंत्रण नहीं होता, उदाहरण शेयर की खरीद। तो पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है भाई, आपने किसी भी देश के शेयर खरीदे, देश में जाके शेयर खरीदे या विदेशियों ने हमारे यहाँ के शेयर खरीदे, तो इनको भी जो है पूंजीगत खाते में रखा जाता है। ठीक है, जैसे किसी विदेशी निवेशक का भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना, तो ये भी पूंजीगत खाते के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन खाते में दृश्यमान वस्तु और अदृश्यमान वस्तुओं का क्या तात्पर्य है, और अदृश्य वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है भाई दृश्यमान वस्तुएं क्या होती हैं, वे भौतिक वस्तुएं जो अन्य देशों के साथ व्यापार में हमें दिखाई देती हैं, जैसे चाय, कपड़े, मशीनरी आदि। ठीक है, तो ये हमें दिख रही हैं, विजिबल आइटम है। ऐसे अदृश्य इनविजिबल आइटम होते हैं, वे वस्तुएं जो अन्य देशों के साथ व्यापार में शामिल होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती लेकिन लेन देन होता है, जैसे परिवहन सेवाएं, बीमा और बैंकिंग सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। देखिए दोनों अलग चीजें, बीओपी और बीओटी। तो देखिए बीओपी जो है ये किसी भी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है, यानी जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो आपका जो हो रहा हो वो लेन देन पूरे विश्व के साथ हो रहा है या आपके विश्व पूरे, यानी आपके देश के अंदर हो रहा हो या देश के बाहर हो रहा हो, जो भी लेन देन हो रहा हो, चाहे वो पूंजीगत खाते के अंदर हो रहा हो आपका, ठीक है, या चालू खाते के अंदर हो रहा है, तो सबको बीओपी में जो है वो शामिल किया जाता है। और बीओटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे जो निर्यात और आयात होता है उसी को जो है शामिल किया जाता है। इसमें पूंजीगत खाता संबंधी लेन देन, ऋण, निवेश आदि को भी शामिल किया जाता है, तो जो भी पूंजीगत खाती जो चीजें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें आप देखेंगे पूंजीगत जो लेन देन होता है उसको शामिल नहीं किया जाता।
यह एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि सभी आर्थिक लेन देन को कवर किया जाता है। तो भाई सारे आर्थिक लेन देन हो रहे हैं तो ये ज्यादा बड़ी हुई है। जो व्यापक है यानी वाइडर है। यहाँ पर आप देखेंगे एक संकीर्ण यानी नैरो है, छोटी चीजों को लिया जा रहा है। इसमें केवल आप देख रहे हैं वस्तुओं के व्यापार को ही लिया जाता है, तो इसलिए एक छोटी अवधारणा है। ये प्रतिकूल बीओपी को बीओटी द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता। अगर भाई ये असंतुलित है तो आप ये कहें कि आप बीओटी द्वारा इसको बीओपी को संतुलित कर दे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर बीओटी को संतुलन पाना है तो हम बीओपी के द्वारा क्या कर सकते हैं, बीओटी को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन खाते में स्वैत और समायोजित लेन देन के बीच अंतर क्या होता है। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वैत वस्तुएं क्या होती हैं? स्वैत वस्तुएं वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन है जो किसी आर्थिक उद्देश्य के कारण होते हैं, जैसे लाभ का अधिक्रमण करना, तो लाभ के लिए किए जाते हैं। और समायोजित वस्तुएं लेन देन है जो भुगतान संतुलन में उत्पन्न, यानी अगर आपका भुगतान जो संतुलन है उसमें जो घाटा हुआ है उसे संतुलित करने के लिए समायोजित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वैत लेन देन भुगतान संतुलन खाते की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। तो जो स्वैत लेन देन है इसमें आप देखेंगे जो भुगतान संतुलन का जो भी खाता होता है उससे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वहीं आप देखेंगे समायोजित लेन देन जो होता है वो संतुलन खाते में संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी ये जो है ये जो समायोजित वस्तुएं हैं ये बीओपी यानी जो आपकी बीओपी होती है उसको जो है संतुलन करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं किस लिए, ये सारी स्वैत वस्तुएं जो है आपको देखेंगे बीओपी में शामिल होती हैं, लेकिन ये बीओपी को ही संतुलित करने के लिए जो है इनका लेन देन किया जाता है। स्वैत लेन देन चालू खाता और पूंजी खाता दोनों में हो सकते हैं। तो ये जो स्वैत वस्तुएं होती हैं ये दोनों के अंदर आती हैं भाई, पूंजीगत खाते के अंदर भी आती हैं, चालू खाते के अंदर भी। और समायोजित लेन देन आप देखेंगे ये केवल पूंजीगत खाते में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इन्हें अबव द लाइन कहा जाता है और इन्हें जो है बिलो द लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो होते हैं ये आपस में इनका जो होता है सबको इकट्ठा करके इनको बनाया जाता है बीओपी को, और इसको जो क्या है इनको संतुलन यानी बीओपी जो होता है उनको संतुलित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको बिलो द आइटम भी कहा जाता है। ठीक है, आधिकारिक भंडार लेन देन से क्या तात्पर्य है? भुगतान संतुलन में उनकी क्या महत्ता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लेन देन केंद्रीय बैंक के आधिकारिक भंडार में परिवर्तन कराते हैं, उन्हें आधिकारिक भंडार लेन देन कहा जाता है। तो ये आरबीआई द्वारा कराया जाता है भाई, जब बीओपी आपका संतुलित नहीं होता तब इनका यूज किया जाता है। जब चालू खाता और पूंजीगत खाता संतुलन शून्य नहीं होता तो केंद्रीय बैंक के भंडारण में बदलाव आता है। अगर दोनों खाते संतुलित होते हैं तो भंडार में कोई बदलाव नहीं आता। भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आधिकारिक भंडार का उपयोग किया जाता है। अगर बीओपी में घाटा होता है तो केंद्रीय बैंक के भंडार कम हो जाते हैं, और अगर बीओपी अधिशेष होता है तो भंडार बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका बीओपी खाता है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो ये जो भंडार है, ठीक है ना, जो आधिकारिक भंडार है वहां से आपको आधिकारिक भंडार से क्या आएगा भाई, आपके पास पैसा आएगा बीओपी के अंदर, और फिर ये क्या होगा, नेगेटिव से बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीओपी बैलेंस हो जाएगा। और मान लीजिए अगर बीओपी प्लस में है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा इसको बराबर करने के लिए, तो ये जो प्लस होगा जो पैसा होगा वो कहाँ चला जाएगा, आधिकारिक भंडार में चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ये आधिकारिक भंडार क्या करता है, इसको बराबर यानी संतुलित करने का काम करता है। अगर नेगेटिव में है तो पैसा दे के इसको बराबर करेगा, पॉजिटिव में है तो पैसा लेके बराबर करेगा। ठीक है, विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है? 3 कारण बताइए कि लोग विदेशी मुद्रा को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। तो कुछ अर्थशास्त्री इसे घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल्य भी कह सकते हैं कि भाई आपकी जो घरेलू मुद्रा है बाहर में उसकी क्या वैल्यू है, दूसरे देशों में उसकी क्या वैल्यू है, ये भी कह देते हैं। तो विदेशी मुद्रा की मांग उसके बहिर्वाह के 3 स्रोत इस प्रकार हैं। तो भाई किस लिए यूज की जाती है? सबसे पहले आयात, किसी इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि आयात के भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में होते हैं। आप बाहर से कोई भी सामान मंगाएंगे भाई तो हमारी करेंसी तो लेगा नहीं, बाहर की करेंसी से ही होता है। विदेशी निवेश, शेष दुनिया में निवेश एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है, हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जिससे हम निवेश कर सकें, और हमें बाहर कुछ भी निवेश करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए भाई, विदेशी मुद्रा। विदेशों में प्रत्यक्ष खरीद, अगर आप विदेशों से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको पैसा जरूरत है, तभी आप विदेशी करेंसी से वो सामान खरीद सकते हैं या सेवा खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा की मांग उसकी कीमत घटने पर क्यों बढ़ जाती है? तो देखिए विदेशी मुद्रा की मांग उसकी कीमत घटने पर क्यों बढ़ती है? तो देखिए आयात में वृद्धि, जब विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो विदेशी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, यानी अगर विदेशी करेंसी आप कीमत गिर रही है तो आप इसका मतलब है बाहर से सामान जो है सस्ते में खरीद पाएंगे, तो इससे आयात बढ़ता है जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा भाई, आयात बढ़ेगा। पर्यटन, जब विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो विदेशों में यात्रा करना सस्ता हो जाता है,
इससे उस देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और विदेशी मुद्रा की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो कम होगा तो भाई लोग अगर विदेशी मुद्रा की वैल्यू कम होगी तो लोग ज्यादा वहां पर पर्यटन के लिए जाएंगे। निवेश, विदेशी मुद्रा की कीमत गिरने से विदेश में निवेश करना अधिक आकर्षक लगता है, इससे विदेशी निवेश बढ़ता है जिससे विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। तो लोगों को पास अगर लगेगा भाई कि हमारी मुद्रा उनकी मुद्रा गिर रही है, हमें क्या करना चाहिए, वहां पर निवेश करना चाहिए, ज्यादा फायदा होगा, तो लोग निवेश भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये तीन कारण आप कह सकते हैं, विदेशी मुद्रा की जब मांग जब कीमत घटती है तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए, अवमूल्यन का अर्थ है निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत सभी विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में कमी। तो इसमें क्या होता है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, विदेशी करेंसी को देखती है और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम करती है। तो कौन करता है भाई, सरकार द्वारा किया जाता है। यह निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत तो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। मूल्यह्रास की बात करते हैं तो मूल्यह्रास का अर्थ है लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा की बाजार में गिरावट, यानी कि जब आपकी मांग और आपूर्ति के कारण, बाजार के कारण आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास होना। ठीक है, तो यह मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों के कारण होता है, यह लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रभाव विनिमय दर पर क्या होता है। तो देखिए, विदेशी मुद्रा की मांग का प्रभाव, नियम, अगर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, अगर विदेशी मुद्रा की मांग घटती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। ठीक है, यानी अगर डॉलर की मांग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा भाई, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी कीमत क्या होती है, गिर जाती है। उदाहरण, मान लीजिए भारत को अमेरिका से ज्यादा मशीनें खरीदनी है, इसके लिए भारत को डॉलर चाहिए, तो डॉलर की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। पहले एक डॉलर अगर 80 का था तो अब वो क्या करेंगे, एक डॉलर को 85 का कर देंगे, यानी रुपए कमजोर होगा, यानी अगर आपको सामान लेना है तो आपको भाई ये वैल्यू देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें वही चीज होती है भाई कि अगर क्या है, क्वांटिटी, अगर डिमांड जैसे ही बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे ही आप देखते हैं प्राइस की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी मांग बढ़ेगी वैसे प्राइस भी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड है विदेशी मुद्रा की आपूर्ति का प्रभाव। अगर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, यानी आपने विदेशी मुद्रा ज्यादा ले ली तो विनिमय दर क्या होती है, घट जाती है, और अगर आपूर्ति घटती है तो विनिमय दर क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए भारत अमेरिका को ज्यादा वस्तुएं निर्यात करता है तो भारत को डॉलर मिलेंगे और डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो डॉलर क्या होगा, आपका सस्ता हो जाएगा। पहले डॉलर अगर 80 का था तो अब एक डॉलर कितने का होगा, 75 का हो जाएगा, यानी रुपए मजबूत होगा। यानी अगर आपके पास ज्यादा आपूर्ति है डॉलर की तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर की वैल्यू जो क्या होगी, कम होगी। सेम ऐसे ही है। ठीक है, यानी कि अगर क्या है, आपके पास भाई क्या है, क्वांटिटी अगर आपके पास ज्यादा है, आपूर्ति ज्यादा है, तो आपका प्राइस जो जो वैल्यू है किसकी, डॉलर की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका आपूर्ति ज्यादा है डॉलर की तो उसकी वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगी। ठीक है, संतुलन विनिमय दर क्या होती है, जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है तब विनिमय दर बनती है, उसे संतुलित विनिमय दर कहते हैं। डॉलर की मांग 100 करोड़ डॉलर है और डॉलर की आपूर्ति भी अगर 100 करोड़ हो गई तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू सेम रहेगी, जितनी मांग उतनी आपूर्ति है, तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा, अगर मांग और आपूर्ति बराबर हो जाए तो। ठीक है, अतिरिक्त आपूर्ति और अतिरिक्त मांग कब होती है, तो अतिरिक्त आपूर्ति, अगर विनिमय दर बहुत ज्यादा हो, यानी डॉलर बहुत महंगा हो, तो लोग कम डॉलर खरीदेंगे और ज्यादा डॉलर बेचेंगे, इससे अतिरिक्त आपूर्ति होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त आपूर्ति। यानी जब क्या है कि भाई विनिमय दर बहुत ज्यादा हो, डॉलर बहुत महंगा हो जाए, तो लोग क्या करेंगे भाई, डॉलर कम खरीदेंगे ना, उनको पता है भाई वैल्यू ज्यादा है डॉलर की, खरीदने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे भाई अतिरिक्त आपूर्ति जो हो जाती है, यानी एक डॉलर पहले 90 का था तो लोग कम डॉलर खरीदेंगे, डॉलर ज्यादा जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो डॉलर क्या होंगे भाई, मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे ना। मान लीजिए अगर एक डॉलर 90 का है और लोग डॉलर खरीद ही नहीं रहे, तो आप देखेंगे डॉलर मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे। और अतिरिक्त मांग क्या होती है, अगर विनिमय दर बहुत कम हो, यानी डॉलर बहुत सस्ता हो जाए, तो लोग ज्यादा डॉलर खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, अतिरिक्त मांग होगी। यानी एक डॉलर अगर मान लीजिए 70 का है और लोगों ने क्या किया भाई, ज्यादा डॉलर खरीदने शुरू कर दिए, तो इससे क्या होगी, डॉलर की कमी हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त मांग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विनिमय दर प्रणालियों में केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या है। तो स्थिर विनिमय दर क्या होता है और फ्लोटिंग विनिमय दर क्या होता है, प्रबंधित फ्लोटिंग क्या होती है। तो केंद्रीय बैंक की इनमें क्या भूमिका होती है, तो देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली में इसमें सरकार, केंद्रीय बैंक तय करती है कि उसकी मुद्रा की कीमत क्या होगी। उस कीमत को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक अपने विदेशी भंडार का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, विदेशी भंडार रखती है और अपने हिसाब से तय करती है भाई वो विनिमय दर क्या रखेगी। सेकंड होता है फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली। तो इसमें मुद्रा की कीमत बाजार तय करती है, मांग और आपूर्ति के अनुसार दर ऊपर नीचे होती रहती है, तो केंद्रीय बैंक इसमें दखल नहीं देता, तो इसमें केंद्रीय बैंक भाई बिल्कुल दखल नहीं देते हैं।
वहीं प्रबंधित फ्लोटिंग की बात करते हैं तो इसमें आमतौर पर बाजार ही दर तय करती है। तो इसमें वही बात है भाई, दर तो बाजार तय करेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ तो केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ेगा ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो गिर ना जाए। तो ये विदेशी मुद्रा खरीद या बेचकर स्थिति को नियंत्रित करती है। तो क्या करेंगे भाई आरबीआई, विदेशी मुद्रा अगर मान लीजिए ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर ज्यादा आ गई है तो उसको बेचेंगे और कम है तो उसको खरीदेंगे और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह से कंट्रोल करती है आरबीआई। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।